नमस्कार प्रिय विद्यार्थियों। आज की वीडियो के माध्यम से हम लोग चर्चा करेंगे ज्योग्राफी के बारे में। ज्योग्राफी बीए थर्ड सेमेस्टर में अगर आप हैं तो आपको इन्वायरमेंटल स्टडीज, डिजास्टर मैनेजमेंट एंड क्लाइमेट चेंज के बारे में पढ़ना होगा। क्लाइमेट चेंज को अंग्रेजी में क्लाइमेट चेंज ही कहते हैं, हिंदी में इसको हम जलवायु परिवर्तन के नाम से जानते हैं। डिजास्टर मैनेजमेंट को आपदा प्रबंधन और इन्वायरमेंटल स्टडीज को हम लोग पर्यावरण अध्ययन के नाम से जानते हैं। तो बेसिकली पर्यावरण अध्ययन, आपदा प्रबंधन और जलवायु परिवर्तन, बेसिकली इन तीन टॉपिक्स जो हैं, ये तीन टॉपिक्स ही नहीं बल्कि पूरा का पूरा सिलेबस है और इन्हीं तीन टॉपिक के इर्द गिर्द पूरा का पूरा सिलेबस आपका घूमता हुआ नजर आता है। मैंने सिलेबस डिस्कशन ऑलरेडी कर दिया है, अगर आपने नहीं देखा तो प्लीज देख लीजिएगा। और उसमें मैंने बहुत ही बारीकी के साथ बताया कि कौन कौन से चैप्टर्स आपको पढ़ने और कौन कौन से चैप्टर्स बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है। आज का जो वीडियो है इसमें हम अति लघु उत्तरीय, लघु उत्तरीय और दीर्घ उत्तरीय टाइप के प्रश्नों के बारे में समझने के लिए आपके समक्ष प्रस्तुत हुए हैं। हाय दोस्तों, मैं शिवम शुक्ला आप सभी दोस्तों का हार्दिक स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल शुक्ला स्टडी पॉइंट में। आपको बता दूं कि 10 अति लघु उत्तरीय क्वेश्चंस मैंने इसमें रखे हैं जो कि बहुत ही जबरदस्त होंगे। उनको मैं अति लघु उत्तरीय प्रश्नों को लघु उत्तरीय टाइप के समझाने का प्रयास करूंगा ताकि आपका कुछ भी कितना भी डीप में क्वेश्चंस पूछा जाए आप आसानी से उस प्रश्नों का उत्तर दे पाए, चाहे लघु उत्तरीय में पूछा जाए, चाहे दीर्घ उत्तरीय में और चाहे अति लघु उत्तरीय में। ठीक है। और 8 लघु उत्तरीय प्रश्न हम चर्चा करेंगे जो कि दीर्घ उत्तरीय टाइप के मैं रखूंगा और आपके 5 दीर्घ उत्तरीय प्रश्न होंगे। कुल मिलाकर के 8 और 5 13 और 10 23 क्वेश्चंस इस वीडियो के माध्यम से आपको नजर आएंगे। हो सकता है कि कुछ क्वेश्चंस के आंसर मैं ना करवा पाऊं तो वो नेक्स्ट वीडियो में मैं करवाऊंगा अगले मॉडल पेपर में, अगले मैराथन क्लास में, तो उसके लिए तैयार रहिएगा। इन्वायरमेंटल स्टडीज, आप पर्यावरण अध्ययन, डिजास्टर मैनेजमेंट आपदा प्रबंधन और क्लाइमेट चेंज यानी जलवायु परिवर्तन। स्वागत है आप सभी का शुक्ला स्टडी पॉइंट में। खंड आ जो पेपर आपका आता है 3 खंडों में बटा हुआ होता है, खंड आ, खंड बा और खंड सा। खंड आ की अगर बात करें बेटा तो खंड आ में जो क्वेश्चंस आते हैं वो अति लघु उत्तरीय टाइप के, यानी सेक्शन ए में जो क्वेश्चंस आते हैं वो अति लघु उत्तरीय टाइप के क्वेश्चंस आते हैं। अंग्रेजी में कहते हैं वेरी शॉर्ट टाइप ऑफ क्वेश्चंस, जिनको आपको 50 शब्दों में लिखना होता है। कितने शब्दों में बेटा? केवल 50 शब्दों में। मैंने यहाँ पर 150 शब्दों में लिखने का प्रयास इसलिए किया ताकि मैं आपको समझा पाऊं और उसी समझाने के दौरान कुछ भी दिमाग में अगर आपके रुक जाता है, इन 150 शब्दों में से 50 या 45 शब्द तो आपके दिमाग में फंस ही जाएंगे, आप उनको लिख दीजिएगा तब भी आपको पूरा नंबर मिल जाना है। ठीक है। तो ये इस तरीके से मैंने इसको तैयार किया है, एक पीडीएफ नोट्स तैयार किया है। इसमें आपके ये 23 क्वेश्चंस जो होंगे परीक्षा के दृष्टिकोण से बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है और इसका पूरा पीडीएफ भी आपको मिलेगा। सभी सब्जेक्ट का इस तरीके की व्यवस्था की जा रही है, आपको परेशान होने की कोई जरूरत नहीं है। पहला प्रश्न आ चुका। अभी मैं पहले क्वेश्चन को समझने के बाद मैं आपको बताऊंगा कि आखिरकार आप हमारे पीडीएफ नोट्स को कैसे प्राप्त कर सकते हैं। सभी सब्जेक्ट के तमाम सारे प्रैक्टिस सेट, ऑब्जेक्टिव टाइप के भी और लिखित टाइप के भी। पहला प्रश्न है पर्यावरण यानी इन्वायरमेंट की अवधारणा और उसके मुख्य घटकों को स्पष्ट कीजिए। अब ये लघु उत्तरीय टाइप का क्वेश्चन हो गया। पर्यावरण की परिभाषा दीजिए, ये हो गया आपका अति लघु उत्तरीय क्वेश्चन। तो आप कुछ भी समझें, इसको बहुत ही बारीकी के साथ संपूर्ण सिलेबस को ध्यान में रख करके इन प्रश्नों को मैंने बनाया है। तो पर्यावरण की अवधारणा और उसके मुख्य घटकों को स्पष्ट कीजिए। 2 क्वेश्चन यहाँ से अति लघु उत्तरीय के तैयार हुए। एक तो पर्यावरण के घटक कौन कौन से हैं, जैसे जैविक घटक और अजैविक घटक, और पहला पर्यावरण की अवधारणा, पर्यावरण क्या है, कॉन्सेप्ट उसका। ठीक है, समझे पर्यावरण क्या होता है। लिखेंगे, उत्तर में लिखेंगे बेटा कि पर्यावरण शब्द का शाब्दिक अर्थ है चारों ओर का आवरण। परिमाने होता है चारों तरफ, आवरण माने होता है ढक्कन या ढकना। ठीक है, जो हमको चारों तरफ से घेरे हुए है, हमको प्रभावित करता है, हमसे प्रभावित भी होता है। इस प्रकार के आवरण को हम परिआवरण कहते हैं। जो हमको चारों तरफ यानी परिता, परिमाने होता है परितः और आवरण माने होता है ढकना, यानी कि जो हमको चारों तरफ से आवरण किए हुए है, हमको ढके हुए है, उसी को हम परिआवरण कहते हैं। इसको विस्तार से मैं समझा चुका हूं पहले चैप्टर में। पर्यावरण जो होता है यह उन सभी जैविक यानी बायोटिक, जैविक माने जिसमें जीव होता है, जैसे कि तमाम प्रकार के जीव जंतु हो गए, मनुष्य हो गए और तमाम प्रकार की वनस्पतियां हो गई, तमाम प्रकार के जो अब घटक है, जैसे कवक है, अमीबा, पैरामीशियम, तमाम प्रकार के छोटे छोटे जीव सब। और दूसरा घटक होता है अजैविक घटक। अजैविक को अबायोटिक घटक कहते हैं। अजैविक माने जैसे जल, वायु, मृदा, ठीक है, तापमान, ये सब आपके अजैविक घटक हैं जिसमें जीवन नहीं होता। आ माने नहीं, जैविक माने जीवन, जिसमें जीवन नहीं होता उसको अजैविक घटक कहते हैं पर्यावरण का, और जिसमें जीवन होता है उसको जैविक घटक कहा जाता है। ये बात आप ध्यान रखिए।
तो जैविक और अजैविक सभी जो है घटकों का, दशाओं का और प्रभावों को कुल योग होता है। यानी जैविक और अजैविक जो है, जो संघटक होते हैं, उनका कुल मिलाकर के योग होता है। जैविक घटक अजैविक घटकों को प्रभावित करते हैं, अजैविक घटक जैविक घटकों को प्रभावित करते हैं, और इस तरीके से एक दूसरे को परस्पर प्रभावित करते हैं। यही क्रिया को सबको मिला लें तो आपका पर्यावरण बनता है। ये सब पर्यावरण में ही संभव है, जो किसी जीव को चारों ओर से घेरे रहते हैं और उसके जीवन तथा विकास को प्रभावित करते हैं। जीवन किसके जीवन, पर्यावरण जो जीवन है उसके जीवन, जिसके जीव के चारों ओर घेरे हुए हैं, तो उसके चारों तरफ जो परिता घेरे हुए हैं वही बेसिकली क्या करता है, उसके जीवन को और व्यक्ति का विकास या जीव का विकास जो होता है उसको पर्यावरण प्रभावित करता है। पी जिसवर्ट नाम के विद्वान कहते हैं कि पर्यावरण वह सब कुछ है जो एक व्यक्ति को जीवन काल में प्रभावित करता है। यानी पर्यावरण उस सभी दशाओं को कहते हैं जो कि मनुष्य को प्रभावित करता है। पर्यावरण उन सकल दशाओं का योग है जो कि हमसे प्रभावित भी होता है और हमको प्रभावित भी करता है। जैविक और अजैविक घटकों का एक संघटक होता है जो हमसे प्रभावित होकर के खुद प्रभावित भी होता है, और दोनों क्रिया मतलब कि दोनों घटक आपस में परस्पर क्रिया भी करते रहते हैं। ये हो गया जैविक घटक, मतलब ये हो गया आपका पर्यावरण की परिभाषा, पर्यावरण का कॉन्सेप्ट। इसके मुख्य घटक दो होते हैं बेसिकली, ठीक है। पहला घटक आपका है जैविक घटक, बायोटिक। इसमें सभी जीवित प्राणी शामिल होते हैं, जैसे इसमें पहला होता है उत्पादक। उत्पादक जैसे कि जो अपना भोजन स्वयं बनाते हैं उनको उत्पादक कहते हैं, और जो उत्पादकों पर निर्भर रहते हैं उनको हम उपभोक्ता कहते हैं। उपभोक्ता तीन प्रकार के होते हैं। एक होता है प्राथमिक उपभोक्ता, जैसे कि आपका बकरी प्राथमिक उपभोक्ता है। द्वितीयक उपभोक्ता मनुष्य, ठीक है, और तृतीयक उपभोक्ता हो गया शेर, जो केवल मांसाहार ग्रहण करता है। मनुष्य आप देखते हैं बकरी भी खा लेता है और उत्पादक यानी घास फूस भी खा लेता है, साग सेवार भी खा लेता है मनुष्य। तो मनुष्य जो है सर्वाहारी में आता है। मनुष्य द्वितीयक उपभोक्ता है, बकरी प्राथमिक उपभोक्ता है, और सिंह जो है यानी शेर वो तृतीयक उपभोक्ता है। तृतीयक उपभोक्ता बेसिकली मांसाहारी होते हैं। तो शेर भूखा ही सही मगर घास तो खाने से रहा, आपने डायलॉग सुना होगा, तो सही बात है, क्योंकि घास को शेर नहीं खाएगा। शेर जो तृतीयक उपभोक्ता है वो द्वितीयक और प्राथमिक उपभोक्ताओं पर डिपेंड होता है। वो बकरी भी खा लेगा, मनुष्य को भी खा लेगा, ठीक है, लेकिन वो घास तो खाने से रहा, ठीक है। तो तृतीयक उपभोक्ता जो होता है वो घास नहीं खाता, वो प्राथमिक और द्वितीयक उपभोक्ताओं पर डिपेंड होता है। जबकि प्राथमिक उपभोक्ता जो होता है वह एक प्रकार से जो आप क्या नाम है, उपभोक्ता नहीं बल्कि क्या नाम है इसका, उत्पादक पर डिपेंड करता है। हरे पौधे उत्पादक इसको इसलिए कहते हैं क्योंकि ये भोजन का निर्माण स्वयं करते हैं। जैसे पेड़ पौधे हो गए, ये प्रकाश संश्लेषण की क्रिया के द्वारा अपने भोजन का निर्माण स्वयं करते हैं। तो जो सूर्य से ऊर्जा लेकर के क्या करते हैं, ये भोजन का निर्माण करते हैं, और ये एक प्रकार से अपना भोजन स्वयं बनाते हैं, और इन्हीं को खा पी करके हम लोग जीवित रहते हैं। तो ये हो गया उत्पादक। दूसरा होता है जैविक घटक में, वो है उपभोक्ता। उपभोक्ता में जैसे आप देखते हैं मनुष्य हो गया, जीव जंतु, तमाम सारे जानवर हो गए जो भोजन के लिए पौधों पर निर्भर करते हैं, यानी कि उत्पादकों पर निर्भर करते हैं, उनको हम उपभोक्ता कहते हैं। उपभोक्ता, देयर आर 3 टाइप ऑफ कंज्यूमर्स, फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड, ठीक है। थर्ड जो होते हैं वो मांसाहारी होते हैं, सेकंड जो होते हैं सर्वाहारी कह सकते हैं, और जो प्रथम उपभोक्ता होते हैं उनको हम जो है शाकाहारी कह सकते हैं। आगे देखते हैं। और तीसरे होते हैं इसमें जो जैविक घटकों में, वो होते हैं अपघटक। उत्पादक, उपभोक्ता और अपघटक, ये तीन होते हैं। अपघटक क्या होता है बेटा, अपघटक जैसे छोटे छोटे जो जीव जंतु होते हैं, बहुत महीन महीन, जिसको आप नंगी आंखों से नहीं देख पाते, बिना सूक्ष्मदर्शी के आप उसको नहीं देख पाते हैं, इसको हम अपघटक कहते हैं। जो सड़े गले पदार्थ, मतलब कि जो मृत शरीर को गला देते हैं एकदम से, जैसे कि जीवाणु, जैसे कि कवक, ठीक है, जो मृत पदार्थों को विघटित करते हैं, वही होता है आपका ये, ठीक है। तो इस तरीके से जैविक घटक हो गए आपके। दूसरा घटक जो मैंने आपको बताया था पर्यावरण का, वो है अजैविक घटक। अजैविक घटकों की अगर बात करें बेटा, इसको हम अबायोटिक कहते हैं। इसमें क्या होता है, निर्जीव भौतिक तत्व तो शामिल होते हैं जिसमें जीवन नहीं पाया जाता है। अब किसमें जीवन नहीं पाया जाता है, जैसे कि आप यहाँ पर देखें, जैसे स्थल मंडल हो गया। अब स्थल मंडल की अगर बात करें बेटा, स्थल मंडल में जितने भी आपके, जैसे कि स्थल मंडल में मिट्टी आ गई, चट्टान आ गई, भू आकृतियां, तमाम से पर्वत, पठार, मैदान, झील, ये सब क्या है, ये सब आपके स्थल मंडल में आ जाते हैं। झील आपके जल मंडल में आएगी। तो ये सब अबायोटिक है, इसमें जीवन नहीं होता है। वायुमंडल से हवा, तापमान, आर्द्रता, ये सब भी आपके अबायोटिक घटक है, यानी कि अजैविक घटक हैं। और जल मंडल में नदियां, महासागर, झील, तालाब, ये सब आपके
तो इस तरीके से हम इसको बांट करके पढ़ सकते हैं। बाकी इसको भी आप ना याद रखें, इसको नेगलेक्ट कर दें, तब भी आप मिट्टी, चट्टान, भूआकृतियां, हवा, तापमान, आर्द्रता, मिट्टी, तापमान, लवणता, ये सब आपका जो है क्या हो जाते हैं, ये सब अजैविक घटक है। ये सब प्रभावित करते हैं किसको? उपभोक्ताओं को, उत्पादकों को। ये सब क्योंकि प्रकाश अभी नहीं हो तो कैसे भोजन निर्माण कर पाएगा एक उत्पादक? नहीं भोजन बन पाएगा। तो ऐसी स्थिति में जैविक घटक अजैविक घटकों पर डिपेंड होते हैं और अजैविक घटक जैविक घटकों पर डिपेंड होते हैं। जैसे केचुआ जो होता है किसान का मित्र कहा जाता है, तो केचुआ खेत में रहता है तो बढ़िया तरीके से फसल का उत्पादन होता है। तो इसी तरीके से दोनों घटक जब एक दूसरे से मिल करके आगे बढ़ते हैं तो पर्यावरण का संतुलन, पारिस्थितिकी का संतुलन अच्छे तरीके से बना रहता है, अन्यथा वो बिगड़ जाता है। तो समझ में आ गया क्या होता है? ये बहुत ही बारीकी के साथ मैंने समझा दिया और बहुत ही सरल भाषा में। निष्कर्षतः आप लिख सकते हैं कि पर्यावरण के ये सभी घटक आपस में अंतर संबंधित है, यानी अंतर संबंध माने एक दूसरे को दोनों जो है प्रभावित करते हैं, एक दूसरे से संबंधित है। उदाहरण के लिए वायुमंडल अजैविक घटक है, उसमें होने वाला परिवर्तन जीवमंडल यानी जैविक को सीधे प्रभावित करता है, बिल्कुल प्रभावित करता है, जाहिर सी बात है। इस तरीके से आपने पहले प्रश्न को समझा। अगर आप जो है इन सभी चीजों का पीडीएफ प्राप्त करना चाहते हैं, जैसे अगर आप चाहते हैं कि हमको ये पीडीएफ मिल जाए और हम आसानी से इसको पढ़ लें, ठीक है, ऐसे सभी सब्जेक्ट का आपको पीडीएफ मिल जाएगा, ठीक है। और ऐसे 23 क्वेश्चंस की श्रृंखला की कई सारे प्रैक्टिस सेट है, कई 20 क्वेश्चंस की श्रृंखला की है, मतलब ऐसे तमाम प्रकार के प्रैक्टिस सेट अवेलेबल है, ठीक है। कई टाइप के पीडीएफ मैंने तैयार किए हुए हैं, ऑब्जेक्टिव भी और लिखित भी, सभी टाइप का आपको मिलेगा। आपको एसएमएस करना है 91 61 93 60 62, इस नंबर पर आप व्हाट्सएप पर एसएमएस कर दीजिएगा। आपको किताब सीरीज से कुछ पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी, ना खरीदने की जरूरत पड़ेगी, आप बस इन चीजों को फोकस करके पढ़ लीजिएगा, एग्जाम में सब कुछ यही आने वाला है। इस नंबर पर अपना नाम एसएमएस कर दीजिएगा, अपनी यूनिवर्सिटी का नाम एसएमएस कर दीजिएगा, अपने सब्जेक्ट नेम एसएमएस कर दीजिएगा और आप किस सेमेस्टर में हैं अपने सेमेस्टर के नाम लिख करके भेज दीजिएगा। 3rd सेमेस्टर में है आप, जियोग्राफी सब्जेक्ट है, हिस्ट्री सब्जेक्ट है, पॉलिटिकल साइंस सब्जेक्ट है, हिंदी है, संस्कृत है, अंग्रेजी है, शिक्षा शास्त्र है, समाज शास्त्र है, मनोविज्ञान है, ठीक है, या फिर आपका को करिकुलर सब्जेक्ट है, यानी चाहे माइनर सब्जेक्ट कोई हो, तो आपका 3 मेजर है, 1 माइनर, 1 को करिकुलर, यानी 4-5 सब्जेक्ट जो आपके हो गए। इन सभी सब्जेक्ट की तैयारी मात्र और मात्र 100 रुपए फीस में, केवल 100 रुपए फीस में तैयारी होगी, ये बात ध्यान रखें। तो जिन बच्चों को जुड़ना है सिर्फ वही बच्चे एसएमएस करेंगे, बिना मतलब के प्लीज एसएमएस ना करें, ठीक है, क्योंकि डिस्टर्बेंस बहुत होता है। आप एसएमएस करते गुरुजी हमको कोर्स चाहिए, उसके बाद में कहते गुरुजी हमारे पास जो है हम नहीं अफोर्ड कर सकते, पैसे नहीं है, या तो बहुत इसीलिए फीस इतनी कम कर दिया हूं कि आप कोई भी बच्चा हो तो किसी दूसरे से भी फीस जमा करवा करके ज्वाइन हो सकता है। जैसे आप इस नंबर पर व्हाट्सएप पर एसएमएस करेंगे, आपके पास एक क्यूआर कोड यानी स्कैनर भेजा जाएगा, उसी स्कैनर पर मात्र और मात्र 100 रुपए फीस जमा कर देनी है, ठीक है, ये बात ध्यान रखें। केवल कितनी? 100 रुपए फीस, ये सभी बच्चे खरीद सकते हैं इतने पैसे में। इसमें आपको व्हाट्सएप ग्रुप से जोड़ा जाएगा, वहां पर आपको लाइव क्लास की लिंक मिलेगी, प्लस में वीडियो लेक्चर्स मिलेंगे, ठीक है, पीडीएफ नोट्स मिलेगा सभी सब्जेक्ट का यहाँ पर, और सब कुछ मिलेगा। सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि यहाँ पर आपको प्रैक्टिस सेट मिलेगा, ऑब्जेक्टिव का भी और लिखित का भी, और जो ह्यूमन वैल्यूज एंड एनवायरमेंटल स्टडीज हो, चाहे फिजिकल एजुकेशन एंड योगा हो, सभी का भी पीडीएफ आपको मिल जाएगा अगर आप किसी भी सेमेस्टर में हैं। यहाँ पर एक चीज और ध्यान देने की बात है कि जो बच्चे चाहते हैं गुरुजी हम आपसे 3rd सेमेस्टर तो पढ़ना ही चाहते हैं, हम सोचते हैं कि आपसे ही हम आगे की पढ़ाई भी करें, ठीक है, जैसे हम आपसे आगे की पढ़ाई ही करें, यानी कि आप 4th सेमेस्टर भी हम ही से पढ़ना चाहते हैं, तो 3rd और 4th सेमेस्टर का अगर फीस हम एक साथ पेमेंट करें गुरुजी, तो हमको कितना पेमेंट करना होगा? देखिए 3rd सेमेस्टर की फीस कितनी रुपए है? 100 रुपए है। 4th सेमेस्टर कितनी लगेगी? 100 रुपए लगेगी। इसमें आपको शुरुआत से कोर्स आपको मिल जाएगा, शुरू से आप पढ़ने पड़ेंगे। लेकिन अगर अभी आप जुड़ते हैं और आप कहते हैं गुरुजी हमको एक साथ चाहिए, तो हमारे लिए कुछ रियायत नहीं है, कुछ मुरव्वत नहीं बरतेंगे, कुछ कम नहीं लगाएंगे फीस, बिल्कुल 200 रुपए आपका ना लग करके अगर 3rd और 4th सेमेस्टर का एक साथ आप ज्वाइन करते हैं बेटा, सभी सब्जेक्ट की मैं बता रहा हूँ, तो मात्र और मात्र 150 रुपए यानी 50 रुपए की बम्पर छूट चल रही इस समय। जिन बच्चों को ज्वाइन होना है, नामांकन करवाना है, तुरंत एसएमएस करें और देर बिल्कुल भी ना करें, क्योंकि 4th सेमेस्टर की क्लासेस जो है एकदम शुरू से आपको मिलने वाली है, ठीक है। अभी मान लेते हैं आपके पेपर है, तो पेपर के लिए आपको बढ़िया नोट्स मिल जाएगा, पूरी तैयारी हो जाएगी, और साथ ही साथ में आपको 4th सेमेस्टर वाले का जो ग्रुप है उसके लिए नामांकित कर दिया जाएगा, उसका आपका एडमिशन के लिए आपका नाम नोट कर लिया जाएगा, और जैसे ही 4th सेमेस्टर, जैसे 3rd की क्लास खत्म होती है, 3rd का एग्जाम खत्म होता है, तुरंत 4th सेमेस्टर का ग्रुप बन जाएगा और तुरंत आपको उसमें इंक्लूड करके आपकी क्लासेस प्रारंभ करवा दी जाएंगी शुरू से एकदम से। तो उसमें क्या होगा, सभी सब्जेक्ट का मिलता रहेगा आपको, और एक समय मिल जाएगा और आप एक विस्तार चीजों को पढ़ पाएंगे। आपको सीरीज किताब खरीदने से आपको फुर्सत मिल जाएगी। एक सीरीज आपकी लगभग में 60 रुपए की आती है, 5 सब्जेक्ट की सीरीज खरीदोगे कम से कम आपका 56-30 300 रुपए हो जाएगा, किताब खरीदोगे कम से कम 1000 से ऊपर बैठ जाएगा, ठीक है। तो ये सब आपको खरीदने से बच जाना है। एक सेमेस्टर की मैं बता रहा हूँ, बाकी मैं 150 में दोनों सेमेस्टर की मैं बात कर रहा हूँ,
थर्ड एंड फोर्थ दोनों की। आपके लिए एक बेहतर जो है एक मंच है शुक्ला स्टडी पॉइंट, आप तुरंत जुड़े, एसएमएस करें इस नंबर पर व्हाट्सएप पर 9161 93 60 62 व्हाट्सएप पर एसएमएस कीजिएगा। इस तरीके से अपना नाम, अपनी यूनिवर्सिटी का नाम, अपने सब्जेक्ट के नेम, आप किसी भी यूनिवर्सिटी के किसी भी कॉलेज में पढ़ते हैं सभी के लिए व्यवस्थित है। जैसे देखिए डीडीयू में आपका जो पेपर है वो इकोनॉमिक जियोग्राफी का है, तो उसके लिए अलग से व्यवस्था, ये बात भी ध्यान रखेंगे। बाकी आपका सिद्धार्थ यूनिवर्सिटी कपिलवस्तु, महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ, मां पाटेश्वरी बलरामपुर विश्वविद्यालय, मां शाकुंभरी सहारनपुर, राजा महेंद्र प्रताप सिंह स्टेट यूनिवर्सिटी, एमजे प्यारी बरेली रोहिलखंड विश्वविद्यालय, इसके अलावा राजा महेंद्र प्रताप सिंह स्टेट यूनिवर्सिटी, राम मनोहर लोहिया विश्वविद्यालय, वीर बहादुर सिंह पूर्वांचल, महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ, जनरल चंद्रशेखर बलिया विश्वविद्यालय, महाराजा सुहेलदेव आजमगढ़ विश्वविद्यालय, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर आगरा विश्वविद्यालय, बुंदेलखंड यूनिवर्सिटी झांसी, प्रोफेसर रज्जू भैया स्टेट यूनिवर्सिटी लखनऊ विश्वविद्यालय, इसके अलावा आपका चौधरी चरण सिंह मेरठ विश्वविद्यालय, छत्रपति साहूजी महाराज कानपुर विश्वविद्यालय, ऐसे तमाम प्रकार के विश्वविद्यालय। इसके अलावा एक अभी नया बना है मां पाटेश्वरी नया बना है, और एक मां विंध्यवासिनी नया बना है मिर्जापुर क्षेत्र के लिए। तो मिर्जा वो सारे विश्वविद्यालयों की तैयारी आपकी यहीं पर हो जाती है, तो आप तुरंत जो है ज्वाइन हो सकते हैं एसएमएस करके। चलिए आगे बढ़ते हैं। दूसरा क्वेश्चन, ऐसे क्वेश्चंस को बहुत ही बारीकी के साथ मैं समझाता रहता हूं, तो ये सब आपको दोबारा फिर कुछ एक बार केवल इसको देख लेना वीडियो, और दोबारा से पीडीएफ आपको पढ़ लेना है। बस परीक्षा में जाइए बिंदास और आराम से बढ़िया तरीके से पेपर करके आइए, और ये सब जानकारी अगर ले लेंगे तो आगे चल करके आपकी भविष्य जो है, जैसे टीजीटी पीजीटी देंगे तो उसके लिए एक बढ़िया तरीके से नोट्स चाहिए सभी के लिए। सतत विकास, सस्टेनेबल डेवलपमेंट कहते हैं अंग्रेजी में इसको, इसी को संधारणीय विकास या एक प्रकार से जो है संपोषणीय विकास के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, तो इससे आप क्या समझते हैं? देखिए लिखेंगे उत्तर में, सतत विकास, सतत विकास का मतलब होता है कि पर्यावरण की क्वालिटी गिरे बिना विकास हो जाए, आने वाली पीढ़ी के लिए भी चीजें बची रह जाए, यानी संसाधनों का विवेकपूर्ण तरीके से, यानी कि संसाधनों का इतना दोहन करें जिससे आने वाली पीढ़ी जो है वो भी वो बची रह सके और अच्छे तरीके से चीजें हो जाए। ठीक है, यानी आने वाली पीढ़ी के लिए भी चीजें बची रह सके और हम भी अच्छे तरीके से अपना जीवन यापन कर पाए, यानी हम अपना उपयोग तो कर ले, हम अपनी जरूरत चीजों को पूरा कर ले अपनी जरूरत की, लेकिन हमारी आने वाली पीढ़ी के लिए भी वो चीजें बची रहे। ठीक है, तो उसी को हम कहते हैं सतत विकास, संसाधनों का विवेक संबद्ध दोहन। इसका अर्थ है विकास की वह प्रक्रिया जो वर्तमान पीढ़ी की आवश्यकताओं को पूरा करती है, किंतु भविष्य की पीढ़ियों की अपनी आवश्यकताओं को पूरा करने की क्षमता से समझौता नहीं करती, यानी कि भविष्य की पीढ़ियों के लिए भी वो संसाधन बचे रह सके, इस तरीके से दोहन करती है। यह अवधारणा 1987 ईस्वी में ब्रटलैंड आयोग की रिपोर्ट आई थी, हमारा साझा भविष्य, हमारा साझा भविष्य यानी अवर कॉमन फ्यूचर में प्रमुखता से इस विकास की अवधारणा को लाया गया था, जो कि बड़ी एक प्रकार से प्रासंगिक रिपोर्ट मानी जाती है। इसका मूल उद्देश्य ये रहा कि इसका मुख्य उद्देश्य था कि पर्यावरण और प्राकृतिक संसाधनों की गुणवत्ता यानी उसकी क्वालिटी को बनाए रखा जाए, और उसकी क्वालिटी को बनाए रखते हुए आर्थिक, सामाजिक और पर्यावरणीय हितों के बीच एक संतुलन स्थापित करना। यह विकास 3 स्तंभों पर खड़ा हुआ है, पर्यावरणीय मतलब सतत विकास। पहला है आपका पर्यावरणीय स्थिरता, प्राकृतिक संसाधनों खास करके जल, वन, वायु का विवेकपूर्ण उपयोग और प्रदूषण पर नियंत्रण करना सबसे इंपॉर्टेंट होता है सतत विकास में। यानी विकास आप करें लेकिन इसकी गुणवत्ता, वायु की गुणवत्ता की बात हो, जल की गुणवत्ता की बात हो, या किसी भी चीज की गुणवत्ता की बात हो, तो उसमें गुणवत्ता में चेंजमेंट ना हो। दूसरी बात है आर्थिक व्यवहार्यता, यानी कि दीर्घकालिक आर्थिक विकास को बढ़ावा दिया जाए। ऐसा विकास जो क्षणिक ना हो बल्कि एक लंबे समय के लिए प्रोसेस में हो, और विकास धीरे धीरे करके एक लंबी प्रक्रिया के तहत हो। इसके अलावा अगला है आपका सामाजिक समानता, सभी को समान अवसर प्रदान करना और गरीबी को कम करना, ये भी इसका एक उद्देश्य रहा है सतत विकास का। इसके अलावा उदाहरण के लिए समझे अगर सौर ऊर्जा या पवन ऊर्जा का उपयोग करना सतत विकास है, क्योंकि यह वर्तमान ऊर्जा की आवश्यकताओं को पूरा करता है और जीवाश्म ईंधन को भविष्य के लिए बचाता है, जैसे पेट्रोल डीजल को बचाता है। हम जैसे बैटरी वाली स्कूटी चलाते हैं या हम सोलर पैनल से लाइट का अपना काम कर लेते हैं, तो इससे क्या होता है हमारी जो डीजल पेट्रोल है वो बचते हैं, क्योंकि डीजल पेट्रोल दोबारा हम बना नहीं सकते हैं, लेकिन सौर ऊर्जा जो है कभी खत्म होने वाली नहीं, वो नवीकरणीय संसाधनों में आ जाता है, जबकि ये अनवीकरणीय है डीजल पेट्रोल ये सब। ठीक है, तो ऐसे संसाधनों को बचाना है जो कि बनाए ना जा सकते हो। ठीक है, तो इससे प्रदूषण कम भी होता है और अच्छे तरीके से अपना चीजें जो है निपट भी जाती है। तीसरा क्वेश्चन आप देखिए, सतत विकास वही है। तीसरा प्रश्न है ग्रीन हाउस गैसेस, जिसको आप GHG कहते हैं, GHG के नाम से जानते हैं, ग्रीन हाउस गैसेस, हरित गृह जो गैस होती हैं उन्हीं को ग्रीन हाउस गैस, ये गैसें बेसिकली वातावरण को गर्म करने के लिए जानी जाती हैं। ठीक है, इन्हीं 2 प्रमुख गैसों के नाम लिखिए, प्रश्न बढ़िया है।
देखिए, ग्रीन हाउस गैसें वे वायुमंडलीय गैसें हैं जो पृथ्वी के द्वारा उत्सर्जित दीर्घ तरंग विकिरण यानी कि लॉन्ग वेव रेडिएशन को अवशोषित करती हैं और पुनः पृथ्वी के वायुमंडल की ओर उत्सर्जित करती हैं। यानी कि ये सूर्य से आने वाली जो किरणें होती हैं, जो उनकी लेंथ होती है, जो उनकी एक प्रकाश तरंग होती है, उनकी जो ऊष्मा होती है, उस ऊष्मा को अवशोषित करके और उसको रोक लेती हैं किस पर्टिकुलर जगह पे, और वो ऊपर नहीं जाने देती। ऐसे में क्या होता है कि वातावरण गर्म हो जाता है और इसी स्थिति को ग्लोबल वार्मिंग कहा जाता है। तो ग्रीन हाउस गैसें सबसे ज्यादा अगर खतरनाक होती है किसके लिए, वो वातावरण को गर्म करने के लिए जानी जाती है। तो वातावरण को गर्म कर देती हैं, फिर क्या होता है, ग्लेशियर पिघलते हैं, समुद्र का जलस्तर बढ़ जाता है और नाना प्रकार के जो है क्षेत्रों में बाढ़ आ जाते हैं, तमाम चीजें आपको दिखाई पड़ती हैं। तो ग्रीन हाउस गैसों में बेसिकली खास करके आपका कार्बन डाइऑक्साइड सबसे इंपॉर्टेंट है, क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड गैस जो है CO2 वातावरण को सबसे ज्यादा गर्म करने के लिए जानी जाती है। अभी चर्चा करेंगे। यह प्रक्रिया पृथ्वी के वायुमंडल को गर्म रखती है, जिसे ग्रीन हाउस प्रभाव कहा जाता है। प्राकृतिक रूप से यह प्रभाव पृथ्वी पर जीवन के लिए आवश्यक है। इसके बिना पृथ्वी बहुत ठंडी होती, लेकिन मानवीय गतिविधियों से इन गैसों की मात्रा बढ़ने से तापमान में वृद्धि हो रही, लगातार तापमान बढ़ रहा है। तापमान बढ़ने की प्रक्रिया को ग्लोबल वार्मिंग यानी कि वैश्विक तापन कहा जाता है। विश्व का तापमान लगातार बढ़ रहा है, ये जलवायु परिवर्तन का भी संकेत देता है। और बढ़ता क्यों है, GHG के द्वारा, यानी कि ग्रीन हाउस गैसों के द्वारा। अभी ग्रीन हाउस गैसें जो कौन कौन सी हैं, जो दो मुख्य गैसें हैं, उनमें पहली गैस है कार्बन डाइऑक्साइड। सबसे इंपॉर्टेंट गैस जो वातावरण को गर्म करती है वो है कार्बन डाइऑक्साइड। वातावरण को सबसे ज्यादा प्रदूषित गैस कार्बन डाइऑक्साइड नहीं करती है। हम लोग आप भ्रमित हो कि कार्बन डाइऑक्साइड सबसे ज्यादा वातावरण को जो है प्रदूषित करेगी, नहीं। कार्बन डाइऑक्साइड नहीं, ये वातावरण को सबसे ज्यादा गर्म करती है। ठीक है, जो मनुष्य के नाक से निकलती बाहर, हम ऑक्सीजन को लेते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकालते हैं, तो CO2 गर्म करती है वातावरण को। जबकि एक गैस होती है CO, इसी का छोटा भाई है कार्बन मोनोऑक्साइड। ये डाई डाई माने दो ठू ऑक्सीजन हो जाता है, एक ठू कार्बन। तो वहां पर कार्बनमा एक के तो है, लेकिन ऑक्सीजनमा दो ही होगा। तो ऐसे में क्या होगा, वो ऑक्सीजनमा कार्बनमा की चीजें कम कर दी, लेकिन वो गर्म हो जाता है। यहाँ पे क्या है, एक ठू ऑक्सीजन है, एक ठू कार्बन है। अब एक है, दोनों बराबर है के सिस्टम में, यानी कि ये जो है क्या होगा, प्रदूषण। दुनिया की सबसे अधिक अगर प्रदूषण करने वाली कोई गैस है तो वो है कार्बन मोनोऑक्साइड। वातावरण को सबसे ज्यादा प्रदूषित करने वाली गैस कार्बन मोनोऑक्साइड, वातावरण को सबसे ज्यादा गर्म करने वाली गैस कार्बन मोनोऑक्साइड। CFC एक गैस होती है, ध्यान रखें, इसी समय तीनों को समझ लें। CFC क्लोरोफ्लोरोकार्बन, ये गैस वातावरण को सबसे ज्यादा नुकसान पहुंचाती है। जो ओजोन लेयर होती है, यानी कि O3 लेयर जो होती है, ओजोन लेयर जो हमारे शरीर की रक्षा करती है सूर्य से की आने वाली पराबैंगनी किरणों से, यानी कि सूर्य से जो पराबैंगनी किरणें आती हैं, अगर वो हमारे शरीर पर पड़ जाए तो उससे हमको स्किन कैंसर और चर्म रोग जैसे तमाम प्रकार की बीमारियां हो सकती हैं और हमारा प्राण अंत भी हो सकता है। तो ऐसे में जो ये ओजोन लेयर होती है, वो क्या करती है, सूर्य से आने वाली पराबैंगनी किरणों को अवशोषित कर लेती है और जो अच्छी अच्छी किरणें होती है उनको नीचे आने देती है, बेकार किरणों को वो अवशोषित कर लेती है। उसी में छेद हो रहा है, किसकी वजह से, CFC की वजह से। CFC किससे निकलती है बेटा, AC से, यानी कि एयर कंडीशनर से, फ्रिज से यानी रेफ्रिजरेटर से। इन सभी से जो गैसें निकलती हैं वो होती है CFC। तो ओजोन लेयर को सबसे ज्यादा नुकसान कौन सी गैस पहुंचाती है, CFC। वातावरण को प्रदूषित सबसे ज्यादा गैस कौन सी करती है, कार्बन मोनोऑक्साइड। वातावरण को गर्म कौन सी गैस सबसे ज्यादा करती है, वो कार्बन डाइऑक्साइड। तीनों को समझ ले, क्योंकि यहाँ से तीनों में ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस खूब पूछे जाते हैं। तो ये चीजें महत्वपूर्ण मानव जनित गैस है, मानव जनित गैस है, क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड मानव जनित है। जो जीवाश्म ईंधन यानी कोयला, पेट्रोलियम, इन सभी के जलने से और वनों की कटाई करने से CO2 बढ़ती है। और दूसरी गैस होती है जो है वातावरण को गर्म करने के लिए जानी जाती है, वो है मीथेन, CH4। यह CO2 की तुलना में ऊष्मा को अवशोषित करने में अधिक शक्तिशाली होती है। यह मुख्य रूप से आर्द्र भूमि मतलब कैसे कि दलदली भूमि, जैसे धान का खेत आप देखो, कनई वाला खेत, वहां पर धान के खेतों में पशुओं के अपशिष्ट, यानी जहां पर घूर उर लगता है, घूर समझते हैं, जहां पर जो है गोबर ओबर रखा जाता है, घूर वगैरह, ठीक है, वहां पर प्राकृतिक गैस रिसाव, इन सभी की वजह से आप देखते हैं निकलती है ऐसी गैस। तो ये होती है मीथेन, CH4 इसको कहते हैं। ये दो गैसें होंगी ग्रीन हाउस गैस। समझ में आ गया क्या होता है। अगला क्वेश्चन आ चुका है, आपदा प्रबंधन, इसके बारे में बताएं, डिजास्टर मैनेजमेंट। चले, मजा आ रहा है ना पढ़ने में।
आपदा प्रबंधन चक्र, डिजास्टर मैनेजमेंट साइकिल के प्रमुख चरणों को संक्षेप में बताएं। आपदा प्रबंधन जो होता है एक चरण में होने वाली प्रक्रिया है। देखें, आपदा प्रबंधन चक्र एक सतत प्रक्रिया है जिसमें आपदा के आने से पहले और दौरान और बाद में की जाने वाली सभी गतिविधियां शामिल होती हैं। यानी आपदा के आने से पहले हम तमाम प्रकार की तैयारी करते हैं ताकि आपदाओं से बचा जा सके, आपदाओं से कम हानि हो सके। आपदा के दौरान हमको क्या करना होता है, जब आपदा आ चुकी है उस दौरान हमको कैसे बचना है आपदा से, और आपदा के बाद में क्षतिपूर्ति करने के लिए क्या करना होता है। तो ये 3 चरणों में हम आपदा प्रबंधन करते हैं। पहला तो आपदा आने से पहले हम अपने आप को सिक्योर करने का प्रयास करते हैं। आपदा के दौरान हम अपने आप को बचाने का प्रयास करते हैं कि हमारी जान कैसे बचे, और आपदा के बाद में जो हमारी नुकसान होता है उस नुकसान की पूर्ति कैसे की जाए, ठीक है, उसके लिए ये 3 टाइप से या 3 चरणों में होकर के गुजरता है। ठीक है, यह चक्र 4 मुख्य चरणों में विभाजित होता है जो आपदा के प्रभावों को कम करने और भविष्य के लिए तैयारी करने पर केंद्रित होता है। और उसके बाद में फिर अगला एक चरण होता है जो भविष्य के आने की तैयारी करता है कि भाई हाँ, अब आगे से कोई आपदा है तो उसके लिए पहले से प्रिपेयर है। पहला होता है न्यूनीकरण, आपदा को कम करना। न्यूनीकरण का मतलब क्या होता है, मिटिगेशन। मिटिगेशन माने होता है किसी भी आपदा को कम करने का प्रयास करना ताकि आपदा का प्रभाव कम पड़े। इसका उद्देश्य है कि आपदा के जोखिम और प्रभावों को अस्थायी रूप से कम किया जाए, क्योंकि आपदाओं को हम रोक नहीं सकते हैं, आपदाओं को हम कम या ज्यादा मतलब कम कर सकते हैं। ठीक है, ज्यादा भी नहीं कर सकते, आपदाओं को हम कम कर सकते हैं, उससे हम हमारा खतरा कम हो वो ही चीज कर सकते हैं। उदाहरण के रूप में जैसे भूकंप रोधी भवन संहिताएं लागू करना, चक्रवात आश्रय स्थल बनाना ताकि चक्रवात से बचा सके, भूकंप रोधी घर बनाना ताकि भूकंप आए तो घर गिरे ना। तो ऐसे हम आपदाओं का प्रबंधन इस तरीके से कर सकते हैं। दूसरी होती तैयारी करना, उसकी प्रिपरेशन है, प्रिपरेटेंस। इसमें क्या होगा, उद्देश्य इसका क्या, किसी आसन आपदा के लिए प्रतिक्रिया देने की क्षमता को बढ़ावा देना। उदाहरण के रूप में जैसे निकासी योजनाएं बनाना, जैसे कोई भी आपदा है तो उससे बचने का तरीका, वहां से भागने का तरीका होना चाहिए ताकि वहां से निकला जा सके। मॉक ड्रिल आयोजित करना, आपदा किट तैयार करना ताकि आपदा के दौरान किट हो आपके पास ताकि आप अपनी सुरक्षा कर पाए। तीसरा होता है रिस्पॉन्स यानी प्रतिक्रिया। उद्देश्य, इसका उद्देश्य है कि आपदा आने के तुरंत बाद जीवन और संपत्ति को बचाना, क्षतिपूर्ति करना। उदाहरण के रूप में जैसे खोज और बचाव कार्य करना, जैसे कोई मलबा भूकंप आया उसके तहत तमाम कोई बिल्डिंग गिरी उसमें तमाम लोग दब गए तो उनकी जान माल को बचाना, उनको कैसे निकाला जाए, उनको सुरक्षित कैसे बचाया जाए। प्राथमिक उपचार करना यानी कि फर्स्ट एड करना, और अस्थायी आश्रय प्रदान करना ताकि वहां पर उनको बचाया जा सके। अस्थायी माने होता है जहां पर उनका ट्रीटमेंट हो सके, उनका जो है इलाज हो सके, और ताकि उनको एक जो है कुछ समय के लिए रहने के लिए स्थान भी दिया जा सके। और अगला होता है पुनर्प्राप्ति करना, चौथा। ठीक है, रिकवरी। उद्देश्य है इसका सामान्य जीवन को वापस पटरी पर लाना और दीर्घकालिक पुनर्निर्माण करना ताकि आपदाओं से इसे बचा जा सके। उदाहरण के रूप में क्षतिग्रस्त बुनियादी ढांचे की मरम्मत करना, मनोवैज्ञानिक सहायता प्रदान करना, आजीविका बहाल करना, ये सब जो है आपदाओं के बाद में आप देखते हैं किया जाता है। तो ये आपदा प्रबंधन के 4 चरण जो है, बेसिकली इन 4 चरणों से पूरा आपदा प्रबंधन गुजरता है। आपदा प्रबंधन का मतलब आपदा को रोकना नहीं बल्कि आपदा को कम करना, या आपदा से जान माल का खतरा कम हो, ऐसे उपाय को हम आपदा प्रबंधन कहते हैं, डिजास्टर मैनेजमेंट कहते हैं। आगे देखते हैं, 5वां प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। पांचवा प्रश्न भैया, जैव विविधता, बायोडाइवर्सिटी और इसके संरक्षण के महत्व पर प्रकाश डालिए। बायोडाइवर्सिटी पर, जहां पर देखिए यहाँ पर तितली मैंने बनाई है और यहाँ पर एक जो है आपका बना हुआ है पेड़ पौधा, यानी कि जीव जंतु वनस्पतियां, जहां पर इकट्ठे मात्रा में कई संख्या में कई प्रजातियां किसी भी जीव की, कई जीवों की प्रजातियां इकट्ठा मिलती हैं, कई वनस्पतियां इकट्ठा मिलती हैं एक स्थान पर, तो उसी को हम जैव विविधता वाला क्षेत्र कहते हैं। जैव विविधता से तात्पर्य किसी क्षेत्र में पाए जाने वाले सभी जीवित रूपों, खास करके पौधा, जानवर, सूक्ष्म जीव, ये सब जो है इनकी विविधता और उनके पारिस्थितिकी तंत्र की यानी कि इकोसिस्टम की जटिलता से होता है, कितना सघन मात्रा में कितने प्रजातियां एक स्थान पर रहते हैं। इसमें 3 स्तरों की विविधता शामिल होती है, आनुवांशिक विविधता, प्रजातीय विविधता और पारिस्थितिकी विविधता। ठीक है, पारिस्थितिकी तंत्र की विविधता यानी कि कितने इकोसिस्टम, ऐसे ताल तालाब हो गया, जंगल हो गया, घास के मैदान हो गया, ये सब पारिस्थितिक तंत्र। आनुवांशिक विविधता, प्रजातीय विविधता, कई प्रजातियां रहती हैं, कई आनुवांशिकी के लोग रहते हैं, तो ये सब है। आपदा प्रबंधन मतलब इसका संरक्षण कैसे क्या आता है, संरक्षण का मतलब देखिए, पारिस्थितिकी तंत्र सेवाएं, जैव विविधता पृथ्वी के जीवन समर्थन प्रणालियों यानी लाइफ सपोर्ट सिस्टम को बनाए रखती हैं, जैसे पानी का शुद्धिकरण करना हुआ,
हवा का शुद्धिकरण करना हो तो यही जीव जंतुओं के द्वारा ही ये सब चीजें शुद्ध रहती हैं। हवा की गुणवत्ता बनाए रखना और मिट्टी का निर्माण करना, वनों के द्वारा CO2 को अवशोषित करना, इसका एक प्रमुख उदाहरण है। तो यहाँ पर जो तमाम प्रकार की वनस्पतियां, जड़ी बूटियां, तमाम प्रकार के पेड़ पौधे, जीव जंतु जो होते हैं, ये पर्यावरण में ऐसे ही नहीं है, ये पर्यावरण के संतुलन को बनाए रखते हैं। और जब तक इनकी संख्या रहेगी अच्छे तरीके से, तब तक पर्यावरण का संतुलन अच्छे तरीके से बना रहेगा। और जैसे ये चीजें खत्म होती, कम होती, तो फिर वो चीजें नहीं मिल पाती। आगे देखेंगे खाद्य सुरक्षा और दवाएं। सभी खाद्य फसलें चावल, गेहूं और पशुधन प्राकृतिक प्रजातियों से विकसित हुए हैं। इसके अलावा कई दवाएं जैसे कि कैंसर की दवाइयां, ये सब पौधों से ही प्राप्त करी जाती हैं। ठीक है। आर्थिक और पर्यटन मूल्य। देखिए, वन्य जीव पर्यटन यानी कि इको टूरिज्म को बढ़ावा मिला है, जहां पर तमाम प्रकार के जीव जंतु रहते हैं, वहीं पर आपको एक चिड़ियाघर या ऐसे टाइप का बना देता ताकि वहीं पर लोग जाकर के वहां पर टूरिज्म करें। और अनुवांशिक संसाधनों का उपयोग उद्योगों के लिए भी आर्थिक मूल्य प्रदान करता है। तो इस तरीके से तमाम प्रकार के इसके उपयोग होते हैं। इसके संरक्षण से यह सुनिश्चित होता है कि ये महत्वपूर्ण प्राकृतिक सेवाएं भविष्य की पीढ़ियों के लिए उपलब्ध रहें, और इसी को बचाए रखना को संरक्षण कहा जाता है। छठा प्रश्न आ चुका, आपदा प्रबंधन। आपदा और जोखिम यानी कि डिजास्टर और रिस्क में क्या डिफरेंस है, मौलिक अंतर क्या बताएं। देखिए, आपदा और जोखिम दोनों ही आपदा प्रबंधन में महत्वपूर्ण अवधारणाएं हैं, लेकिन एक दूसरे से बिल्कुल अलग होती है। ऐसे अलग है, उसको समझते हैं। देखिए, आपदा क्या होती है। आपदा यानी डिजास्टर, देखिए यह एक गंभीर घटना होती है। आपदा यह तब घटित होती है जब कोई खतरा यानी कि हजार्ड किसी भेद यानी कि जो है किसी भेद्य समुदाय पर वार करता है, जिससे जान माल का भारी नुकसान होता है। आपदा वो होती है। और समुदाय अपनी क्षमता से बाहर हो जाता है, जैसे जो है यानी सामना करने के लिए बाहरी सहायता की आवश्यकताओं पर मजबूर हो जाता है व्यक्ति, उसी को आपदा कहते हैं। वो अचानक से आती है। ठीक है। उदाहरण के रूप में जैसे कि 2004 की सुनामी आई थी, 2013 की केदारनाथ में बाढ़ आई थी। ठीक है। तो ये सब चीजें क्या है, ये आपदा के ही उदाहरण है। एक होती प्राकृतिक आपदा और एक होती मानव निर्मित आपदा या कृत्रिम आपदा। प्राकृतिक आपदा जो होती है वह जैसे बाढ़ हो गई, सुनामी हो गई, ठीक है, या कोई भी चीज हो गई जो आपकी जो प्रकृति के द्वारा आती है। ठीक है, नेचुरली घटित होती है। बाढ़, जो कि मतलब कि ज्वालामुखी, भूकंप, ठीक है, सुनामी, ये सब। जबकि जो मानव निर्मित आपदा, जैसे कोई गैस फट जाए या किसी का बिल्डिंग ढह जाए, कोई आक्रमण हो जाए, ये सब कृत्रिम आपदाएं होती हैं। अच्छा, जोखिम का हुआ भैया, देखो जोखिम का समझो। देखिए, जोखिम की अगर बात की तो परिभाषा इसकी लिखें, यह भविष्य में किसी विशेष क्षेत्र या समुदाय को होने वाले संभावित नुकसान की संभावना होती है कि भविष्य में ये जोखिम हो सकता है। ठीक है, यानी खतरा आया नहीं, खतरे की संभावना। यह मुख्य रूप से खतरे की संभावना और उस समुदाय की भेद्यता का एक फलन होता है कि भाई इतना ज्यादा इससे नुकसान होगा इस खतरे से, इसलिए इसको बचा लिया जाए। तो जोखिम मतलब होता है उसको बताना ताकि खतरा से हटा जा सके। उदाहरण के रूप में जैसे हिमालयी क्षेत्र में भूकंप यानी खतरा आने का उच्च जोखिम है। यानी यहाँ पर क्या है, भूकंप आने का खतरा बहुत ज्यादा है, जोखिम बहुत ज्यादा है। कहाँ पर, हिमालयी क्षेत्र में, क्योंकि वहां कच्चे मकान भेद्यता है, यानी कच्चे मकान वहां पर नहीं बनाने चाहिए। तो इसीलिए एक प्रकार से ये होता है जोखिम। जोखिम जो होता है ये आपको खतरों से बचाता है, यानी कि खतरों की कितनी संभावना कहाँ पर है उसको जोखिम कहते हैं। और जो आपदा होती है वो आने की मतलब जो आपदा होती है उससे नुकसान हो जाता है। मतलब संक्षेप में कह सकते हैं कि जोखिम भविष्य की एक संभावना है जिसे कम किया जा सकता है, जबकि आपदा एक वास्तविक घटना होती है जिसके नुकसान की भरपाई की जाती है। ठीक है, ये डिफरेंस हो गया आपदा और उसमें। आगे देखते हैं, 7वां प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आ चुका, फटाफट से आप देखने का प्रयास करेंगे। ग्लोबल वार्मिंग यानी कि वैश्विक तापन हिंदी में, उसके दो प्रमुख नकारात्मक प्रभावों का वर्णन कीजिए। वैश्विक तापन के दो निगेटिव इफेक्ट्स कौन से हैं। देखिए, ग्लोबल वार्मिंग से तात्पर्य पृथ्वी के औसत सतही तापमान में ग्रीन हाउस गैसेस यानी कि जो ग्रीन हाउस गैसेस जैसे कि कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन, इनकी बढ़ोतरी होना। इनकी बढ़ती सांद्रता की वजह से होने वाली वृद्धि होती तापमान में। इसके नकारात्मक प्रभाव कई सारे हैं और अत्यंत व्यापक होते हैं और गंभीर जो है होते हैं। समुद्र के स्तर में इससे क्या होती, वृद्धि होती है। क्या होती है, सी लेवल राइज, यानी समुद्र का स्तर क्या होगा, बढ़ जाएगा। क्योंकि क्या होगा, जब वातावरण गर्म होगा तो वातावरण में गर्म हो जाएगा तो हवाएं भी गर्म हो जाएगी, क्योंकि वातावरण में संपर्क में जो हवाएं आएंगी, और वही हवाएं क्या होती जाकर के पर्वतों से टकराती हैं। पर्वतों पर बेटा होते हैं क्या, ग्लेशियर।
ग्लेशियर माने हिमनद, बड़े बड़े पहाड़ होते हैं बर्फ के, उसी को हिमनद कहते हैं, ग्लेशियर कहते हैं। जब उस पर गर्म गर्म हवाएं टकराती तो वो गर्म हवा के टकराने से क्या होगा, वो ग्लेशियर पिघलना शुरू कर देगा। जब वातावरण गर्म हो जाएगा तो हिमनद पिघलना शुरू कर देगा। और हिमनद के यानी कि ग्लेशियर के पिघलने से ही नदियां बहती हैं, जैसे कि गंगा नदी गंगोत्री ग्लेशियर से निकलती है, यमुना नदी यमुनोत्री ग्लेशियर से निकलती है, ब्रह्मपुत्रा नदी चोमायोंगडुंग ग्लेशियर से निकलती है। ठीक है, तो इस तरीके से इन सभी ग्लेशियर में और ज्यादा मात्रा में पानी बहने लगेगा, क्योंकि जब पिघलेगा ज्यादा ग्लेशियर मात्रा में, जैसे मान लेते हैं अभी तापमान 37 डिग्री था और 40 डिग्री सेल्सियस हो गया, तो ऐसे में क्या होगा, ताप मतलब कि पानी और ज्यादा, ग्लेशियर और ज्यादा पिघलेगा, क्योंकि बर्फ के बहुत बड़े 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 पहाड़ है। जब वो पिघलेगा भैया तो वहीं से पानी और तेज नदियों में बहेगा, गंगा नदी में बहुत तेज पानी बहने लगेगा। इससे आसपास के इलाकों में क्या होगा, बाढ़ भी आएगी। और चूंकि गंगा नदी का पानी समुद्र में जाकर के गिरता है बंगाल की खाड़ी में, तो वहां पर क्या होगा, बंगाल खाड़ी में पानी ज्यादा गिरेगा, ऐसे तमाम नदियों का हाल होगा। तो क्या होगा, समुद्र का जलस्तर जो यहाँ तक था वही बढ़कर के थोड़ा और ऊपर हो जाएगा। समुद्र में तमाम सारे द्वीप होते हैं वो सब डूब जाएंगे, समुद्र के तटीय इलाके जो बीच वगैरह बनाए गए सब ध्वस्त हो जाएंगे, जो मकान वगैरह बनाए गए समुद्र किनारे वो भी सब ध्वस्त हो जाएंगे। ये सब संभावना हो सकती है, मतलब ये सब चीजें इसके नकारात्मक प्रभाव है। समुद्र के जलस्तर में वृद्धि होगी, तापमान बढ़ने से पहाड़ी ग्लेशियर और ध्रुवीय बर्फ की चादरें जैसे ग्रीनलैंड, अंटार्कटिका ये सब पिघलती हैं, जिससे महासागरों में पानी की मात्रा बढ़ जाती है। ठीक है, इसके अतिरिक्त गर्म होने पर जल फैलता है, थर्मल विस्तार इसे कहते हैं। परिणाम स्वरूप समुद्र का स्तर बढ़ने से बांग्लादेश, मालदीव और भारत के जो तटीय निचले इलाके हैं उनके डूबने का खतरा बढ़ जाता है, जिससे लाखों लोग विस्थापित होंगे, यानी वहां पर जैसे बूढ़ जाएगा, उनका घर डूब जाएगा तो कहीं पर अलग भाग करके रहेंगे। पीने योग्य जल का क्षारीकरण हो जाएगा, यानी समुद्र के जल में, क्योंकि जब ग्लेशियर ज्यादा पिघलेगा तो ग्लेशियर वाला जो जल होता है वो पिघल करके जाकर के कहाँ पर चला जाएगा, न समुद्रों में। समुद्र का पानी खा रहा है तो यानी कि पानी भी खराब हो रहा है। ठीक है, तो ये सब चीजें हो जाएगी। इसके अलावा चरम मौसमी घटनाएं यानी कि एक्सट्रीम वेदर इवेंट्स और कृषि पर इसका निगेटिव इफेक्ट पड़ता है। ग्लोबल वार्मिंग वायुमंडल में ऊर्जा की मात्रा को बढ़ाता है, जिससे चक्रवात यानी साइक्लोन अधिक तीव्र और लगातार आते रहते हैं। इससे दुनिया के कई हिस्सों में अत्यधिक वर्षा होती है, बाढ़ और अन्य क्षेत्रों में लंबे समय तक सूखा पड़ने की घटनाएं भी जो है बढ़ सकती है, क्योंकि कहीं पर बाढ़ आएगी, कहीं पर सूखा पड़ेगा, कहीं पर जल बढ़ जाएगा, ऐसे तमाम घटनाएं आपको देखने को मिलती है। ये चरम घटनाएं कृषि पैदावार को गंभीर रूप से नुकसान पहुंचाती हैं, जिससे खाद्य सुरक्षा के लिए खतरा उत्पन्न हो सकता है। ये दो एक प्रकार से खतरे जो मैंने बताए ग्लोबल वार्मिंग के, बड़े ही एक प्रकार से बहुत ही नुकसानदेह खतरे हैं। और ये इसीलिए कहा जाता है कि कार्बन डाइऑक्साइड ना जो है ज्यादा उत्सर्जित करें, पेड़ों को लगाएं। ठीक है, जंगल का विकास करें। अगला क्वेश्चन आ चुका है, भारत में वायु प्रदूषण के दो मुख्य कारण क्या है बताएं। देखिए, भारत में वायु प्रदूषण जो होता है उसकी समस्या अत्यंत गंभीर है, जिसके दो मुख्य कारण निम्नलिखित हैं। वायु प्रदूषण की बात की है, इसके कई कारण। पहला कारण है जीवाश्म ईंधन का दहन, बर्निंग ऑफ फॉसिल मतलब कि फॉयल फ्यूल्स। देखिए, परिवहन, भारत में वाहनों की बढ़ती संख्या, विशेष करके पुराने डीजल और पेट्रोल वाहन जो हैं उनके सिलेंसर से जो धुआं निकलता है उससे बहुत ज्यादा नुकसान होता है वातावरण का। नाइट्रोजन ऑक्साइड यानी यनो, कार्बन मोनोऑक्साइड यानी CO, और सूक्ष्म कण पदार्थ यानी PM, जिसको कहते हैं PM 2.5 और PM 10, इनका उत्सर्जन जो होता है बहुत अधिक मात्रा में ये डीजल पेट्रोल वाली गाड़ियां उत्पन्न करती हैं। इससे वायु की गुणवत्ता जो होती है वो क्षीण होती है, वायु में एक प्रकार से जो क्वालिटी वायु की वो खत्म हो जाती है और वायु में क्षीणता आती है। उद्योग और ऊर्जा उत्पादन, बिजली उत्पादन के लिए कोयला आधारित थर्मल पावर प्लांट जो होता है और अनियंत्रित औद्योगिक इकाइयां भारी मात्रा में सल्फर डाइऑक्साइड यानी SO2 और राख उत्सर्जित करती हैं, जो कि वातावरण के लिए नुकसानदेह है। ठीक है, ये भी वातावरण मतलब कि वायु प्रदूषण करती है। अगला है कृषि और अपशिष्ट दहन, एग्रीकल्चर एंड वेस्ट बर्निंग। ठीक है, जो है पराली, जैसे आप देखते हैं हरियाणा में, पंजाब में, दिल्ली में, इन सभी में पराली जलाया जाता है। उत्तरी भारत विशेष करके पंजाब, हरियाणा में फसल की कटाई के बाद खेत को साफ करने के लिए पराली यानी फसल का जो अवशेष होता है, जैसे गेहूं का ऊपर बाली बाली काट लिया, चावल का बाली बाली काट लिया ऊपर वाला, और नीचे का जला देते हैं। उत्तर प्रदेश में क्या है, उसको काट करके बढ़िया भूसा बना लेते हैं, उसको जो है गाय भैंस उसको खा लेती है। ठीक है, लेकिन पंजाब वगैरह में गाय भैंसों को नहीं खिलाते हैं वो सब। ठीक है, क्योंकि खेत पात को बच्चा होता है, तो ऐसे में क्या करते हैं वो अपना चरी वरी बोल लेते हैं जिसको, तो उस तरीके से वो उसको नहीं खिलाते सूखी चीजों को, जबकि हम लोग वही खिला देते हैं। तो वो लोग ऐसे खेत में जला देते हैं पराली को। ठीक है, तो उससे क्या होता है, तमाम नुकसान होता है। ठोस अपशिष्ट दहन, शहरों के बाहरी हिस्सों में अनियंत्रित रूप से कूड़ा और प्लास्टिक जलाने से डाइऑक्सिन और फ्यूरान जैसी जहरीली रसायन हवा
जो होती हैं, रासायनिक जो पदार्थ होते हैं वो हवा में मिल जाते हैं, जिससे नुकसान होता है। शहरों में आप देखते हैं तमाम प्रकार के कूड़ा, प्लास्टिक, तमाम पॉलीथीन आप देखते हैं, वो गाड़ी बजा करके आता है, भैया ये जो है गाड़ी वाला है, घर से कचरा निकाल, और सबके घरों से 2-2 पन्नी, 3-3 पन्नी कचरा निकलता है शहरों में, और सब उठा-उठा करके रोड पे फेंक देते हैं, और रोड पे अपना जो सफाई करने आता है वो फैला करके बढ़िया से वो गाड़ी वाला आता है, वो अपना भरता है उसको और ले जाता है कचरा, और वो कचरा शहर के बाहर जाकर के गिरा देता है। अब वो कचरा इतना बढ़ता जाएगा, वहीं पर उसको फूका जाता है, तमाम चीजें करी जाती है, तो उससे नुकसान ही तो पहुंचता है। उससे कौन सी गैसें, डाइऑक्सिन और फ्यूरान जैसी जहरीली रासायनिक पदार्थ जो है गैसें निकलती है, जो हवा में मिल जाती है। ये दोनों ही प्रक्रियाएं बड़े पैमाने पर PM 2.5 जो कि वातावरण को बहुत ज्यादा नुकसान पहुंचाती है, और धुंध यानी स्मोक का निर्माण करती है, जो शहरों में वायु की गुणवत्ता को खतरनाक स्तर तक गिरा देती है। ठीक है, आप दिल्ली वगैरह में आप देखते हैं इस तरीके के खतरे आपको देखने को मिल जाते हैं। 9वां नंबर क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है, आपदा न्यूनीकरण, डिजास्टर मिटिगेशन, और आपदा तैयारी, डिजास्टर प्रिपेरेंस में अंतर स्पष्ट कीजिए। आपदा न्यूनीकरण और आपदा तैयारी, ठीक है, यानी आपदा की तैयारी और आपदा को कम करना, इन दोनों में क्या डिफरेंस है? देखिए, आपदा प्रबंधन चक्र में न्यूनीकरण और तैयारी दोनों ही आपदा की पूर्व यानी प्री डिजास्टर चरणों का हिस्सा है, लेकिन उनके उद्देश्य भिन्न भिन्न होते हैं। प्रकृति के हिसाब से देखें तो दीर्घकालिक संरचनात्मक और गैर संरचनात्मक उपाय इसका ये होता है, जिससे क्या होता है, हम अपनी चीजों को बचा लेते हैं। उदाहरण के रूप में संरचनात्मक जो होता है, बांध की ऊंचाई बढ़ाना, जोखिम वाले क्षेत्रों का निर्माण पर प्रतिबंध लगाना, ये सब जो है क्या होता है, इसी को हम चीजों को कह सकते हैं। जबकि गैर संरचनात्मक की बात की है तो भूमि उपयोग उपयोग योजना लागू करना, ये सब चीजें। आपदा की तैयारी की तो ये हो गया आपदा का क्या, ये हो गया आपदा का आपका प्रबंधन, आपदा का न्यूनीकरण होता है। ठीक है, आपदा की तैयारी की अगर बात की है, उद्देश्य क्या होता है इसका, कि किसी आसन्न या संभावित आपदा के लिए प्रतिक्रिया देने की क्षमता को बढ़ाना, ताकि जो है कोई आपदा आए उसके लिए इतना तैयार हो जाए ताकि आपदा आए तो उससे निपटने की क्षमता हमारे अंदर डेवलप हो। या जान माल के नुकसान को कम करने के लिए तत्काल कार्रवाई पर केंद्रित होता है। आपदा का जो एक प्रकार से क्या होता है, तैयारी होती है। प्रकृति इसकी अल्पकाल की होती है और परिचालन जो होता है इसका उपाय होता है। उदाहरण के रूप में जैसे मान लेते हैं आपातकालीन चेतावनी प्रणाली, यानी कि जो रिमोट सेंसिंग प्रणाली है, स्थापित करना। ठीक है, निकासी मार्गों का अभ्यास करना, ताकि वहां से निकल जाए, कोई आपदा है तो एक निकासी मार्ग वहां से जल्दी जल्दी निकल के भाग जाए। आपदा किट यानी इमरजेंसी किट तैयार करना, ताकि आपदा के समय में रक्षा की जा सके। संक्षेप में न्यूनीकरण जो होता है जोखिम को कम करता है। न्यूनीकरण क्या करता है, आपदा के जोखिम को कम करता है, जबकि तैयारी जो होती है वो प्रतिक्रिया को सुधारती है, कि भाई जो आपदा के समय में हमारी प्रतिक्रिया होती है वो और अच्छी हो, यानी सुधार, उसमें सुधार आता है। आपदा तैयारी हमारी प्रतिक्रिया को सुधारती है, जबकि आपदा मतलब जो न्यूनीकरण होता है वो आपदा को कम करता है, जोखिम को कम करता है। 10वां प्रश्न आ चुका है, अम्ल वर्षा यानी एसिड रेन क्या है और इसके दो प्रमुख हानिकारक प्रभाव क्या हैं, बताइए। एसिड रेन को हिंदी में अम्ल वर्षा कहा जाता है। ये तब होती है जब वायुमंडल में मौजूद सल्फर डाइऑक्साइड यानी SO2 और नाइट्रोजन ऑक्साइड यानी कि NO या NO2 या N2O जैसी हानिकारक गैसें वर्षा के जल में मिल जाती हैं, और इससे अम्लीय यानी pH मान जो इसका 5.6 से कम हो जाता है। अगर मतलब जो वर्षा का जल का pH मान होता है कितना होता है, बेसिकली 7 होता है। 7 जो होता है शुद्ध जल का pH मान 7 होता है, इससे कम हो गया 5.6 हो गया, यानी कि ये अम्लीय वर्षा है। इससे ऊपर हो गया तो क्षारीय वर्षा हो जाएगी। ठीक है, 7 जो होता है एक मानक होता है, 7 शुद्ध जल का pH मान होता है। 7 पे वर्षा हो रही तो ठीक है, अगर 7 से कम हो रही तो यानी अम्लीय वर्षा है। उसमें हम देखते हैं कि सल्फर डाइऑक्साइड और NO2 दोनों मिल जाते हैं, इससे दिक्कत होती है। ठीक है, NO यानी नाइट्रोजन ऑक्साइड और सल्फर डाइऑक्साइड इसके मिलने से क्या होता है, इसके मिलने से वातावरण में जो है जो वो पानी होता है उसमें जो है अम्लता बढ़ जाती है। ये गैसें मुख्य रूप से जीवाश्म ईंधन यानी उद्योग और वाहन के जलने से उत्सर्जित होती हैं। आप देखते हैं मथुरा वगैरह के क्षेत्र में ठीक है, ऐसे अम्लीय वर्षा आपको देखने को मिलते, ताजमहल का जो एरिया है वहां पर। दो प्रमुख हानिकारक प्रभाव, देखिए जलीय जीवन और वनस्पति पर प्रभाव इसका क्या पड़ता है। देखिए अम्लीय जल झीलों, नदियों और तालाबों के pH स्तर को कम कर देता है, जिससे मछलियों यानी कि जैसे pH मान इसका कम हो गया, 7 pH मान है, ठीक है, तो सही बात है, लेकिन अगर 7 से कम हो गया तो इससे क्या होता है, जिससे मछलियों को क्या होगा और अन्य जलीय जीवों के लिए जीवित रहना कठिन हो जाएगा। जब पानी अम्लीय हो जाएगा, खट्टा हो जाएगा, नमकीन हो जाएगा, उसमें फिर दिक्कत आ जाएगी। यह मिट्टी में भी प्रवेश करता है, तो इससे पौधों की जड़ों को नुकसान भी पहुंच सकता है, क्योंकि पानी बरसेगा नीचे जाएगा तो मिट्टी में भी वो अम्लीयता आ जाएगी, जिससे हर एक फसल उसको
सही तरीके से एब्जॉर्ब नहीं कर पाएगी और मिट्टी से आवश्यक पोषक तत्व जैसे कि कैल्शियम को हटा देती है। अम्लीयता जो होती है कैल्शियम को हटा देती है और कैल्शियम जो होता है उपयोगी होता है किसी भी खेती के लिए, जिससे वन और फसलें भी नष्ट हो सकती हैं अम्लीय वर्षा से। बुनियादी ढांचा और धरोहरों को नुकसान इससे पहुंचता है। अम्ल वर्षा जो होती है भवनों, पुलों और ऐतिहासिक स्मारकों जैसे चूना पत्थर या संगमरमर से बने रासायनिक क्षरण का कारण बनती है। उदाहरण के लिए जैसे आगरा का ताजमहल जो है उसका जो पत्थर है वो दिक्कत में आ रहा है अम्लीय वर्षा की वजह से। उदाहरण के रूप में भारत में आगरा का ताजमहल अम्ल वर्षा के कारण ही पीला पड़ रहा है। यह धातु की संरचनाओं और पेंट की को भी खराब करती है, ये बात भी आप ध्यान रखेंगे। ठीक है, इस तरीके से आपने इन चीजों को समझा। आगे हम समझेंगे लघु उत्तरीय प्रश्न। खंड बा की अगर बात करें बेटा तो खंड बा में जो है आपको सेक्शन बी की बात की है तो इसमें लघु उत्तरीय प्रश्न आपसे पूछे जाते हैं। इनकी संख्या 8 होती, करना आपको 4 ही होता है। ठीक है, लेकिन मैं 8 को आपको समझाने का प्रयास करूंगा। प्रत्येक प्रश्न का उत्तर लगभग आपको यहाँ पर 150 शब्द में देना होता है या 200 शब्दों में देना होता है। ठीक है, लेकिन मैंने इसको 300 शब्द के हिसाब से लिखा ताकि आपको जो है कोई दिक्कत ना हो और आप चीजों को समझ पाए अच्छे तरीके से। ठीक है, चलिए प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आ चुका है जैव विविधता को लेकर के। प्रश्न बड़ा ही जबरदस्त है, इस वीडियो को देखिएगा और लाइक कर दीजिएगा। ऐसे ही वीडियोस में लगातार आपके लिए लाता रहता हूँ। चलिए आगे देखेंगे, अगला क्वेश्चन आ चुका है भैया, बहुत ही जबरदस्त प्रश्न है। जैव विविधता जो होती है यानी जीवों की कई सारी प्रजातियां जब इकट्ठा रहती है उसको जैव विविधता कहते हैं। लेकिन कुछ ऐसे इलाके हैं भारत में जहां पर खूब ज्यादा मात्रा में प्रजातियों की संख्या मिलती है, उसी को हॉट स्पॉट या तप्त स्थल कहते हैं। जैसे कि तो जैव विविधता के जो तप्त स्थल है हॉट स्पॉट वो क्या होते हैं? भारत के किन्हीं 2 तप्त स्थलों का वर्णन कीजिए। देखिए जैव विविधता की बात की जाए बायोडायवर्सिटी की तो वे भौगोलिक क्षेत्र है जहां पौधों की स्थानिक प्रजातियों की संख्या बहुत अधिक मात्रा में होती है और जहां मानव गतिविधियों के कारण से इन प्रजातियों की आवास को गंभीर खतरा उत्पन्न होता है। यह अवधारणा नॉर्मन मायर्स नामक विद्वान के द्वारा दी गई थी। यानी एक प्रजातियों की संख्या खूब अधिक होती है और वहां पर मनुष्यों की गतिविधियों की वजह से क्या होता है, बड़ा नुकसान होता है उसका। ऐसे नुकसान से बचने के लिए इन चीजों को सिक्योर करने के लिए ऐसे इलाकों को चूज किया गया कि जहां पर खूब ज्यादा वनस्पतियां हैं और जो है प्रजातियां हैं वो प्रजातियां नष्ट हो रही हैं, उनको बचाने के लिए जीव जंतुओं की संख्या उसको बचाने के लिए उस एरिया को हम क्या कर देते हैं, एक जो है एक वैसे जोन में घोषित कर देता है कि उस वहां पर कोई ना जाए। तो ये नॉर्मन मायर्स के द्वारा प्रस्तुत की गई तप्त स्थल की 2 अनिवार्य शर्तें हैं। पहली बात तो ये कि स्थानिकता, उस क्षेत्र में सम्मानीय पौधों खास करके वेस्कुलर प्लांट की कम से कम यानी 1500 प्रजातियां स्थानिक होनी चाहिए। 1500 प्रजातियां कम से कम किसी पौधे की 1500 प्रजातियां होनी चाहिए कम से कम उस इलाकों में। अर्थात वे और कहीं नहीं मिलनी चाहिए ऐसी प्रजातियां, और कहीं ना मिले केवल वहीं पर मिले, ऐसे इलाकों को हम तप्त स्थल कहते हैं, हॉट स्पॉट कहते हैं। और इनको खतरा क्या है, उस क्षेत्र के मूल आवास का कम से कम 70% भाग नष्ट हो चुका होना चाहिए, तब उस इलाके को हम तप्त स्थल घोषित करते हैं। ठीक है, 70% जो है चीजें वहां पर नष्ट हो जाती हैं और ऐसी प्रजाति जो वहां पर बची हुई है और उनके जैसा और कहीं पर नहीं मिलता कोई चीज। विश्व में ऐसे 36 तप्त स्थल जो है खोजे गए हैं। भारत में एक मेगा डाइवर्सिटी देश है, मेगा डाइवर्सिटी देश में उसमें 4 प्रमुख तप्त स्थल हैं भारत में। ये भारत क्या मेगा डाइवर्सिटी देश है। मेगा डाइवर्सिटी मतलब कि यहाँ पर कई सारे जो है वनस्पतियां पाई जाती है और बहुत सारे जीव जंतु पाए जाते हैं। पश्चिमी घाट आप देखेंगे, पश्चिमी घाट क्या है देखेंगे, जैसे ये मैं आपको समझा दूं पश्चिमी घाट क्या, ये भारत है, ये पूर्वी घाट हो गया भारत का, ये पश्चिमी घाट हो गया। ठीक है, ये हिमालय का जो एरिया होता है यहाँ पर पर्वत होते हैं, वही देखिए ये वाला पूरा एरिया जो होता है ये भी तप्त स्थल में आता है। पूर्वोत्तर भारत भी आ सकता है, ये वाला घाट और ये वाला घाट, यहाँ पर चूंकि वनस्पतियां और जंगल और ये सब है। ठीक है, अंडमान निकोबार द्वीप से वो भी आपका उसमें आता है कुछ थोड़ा बहुत मात्रा में। देखिए तो पश्चिमी घाट, वेस्टर्न घाट्स, यहाँ पर भी पहाड़ वगैरह हैं, छोटे छोटे पहाड़ हैं, ज्यादा लंबे नहीं है लेकिन है विस्तार। यह भारत के पश्चिमी तट से के समांतर गुजरात से लेकर के तमिलनाडु तक फैला हुआ है। पूरा इस तरफ वाला जो एरिया होता है गुजरात यहाँ पर पड़ता है, यहाँ से लेकर तमिलनाडु यहाँ तक, तो ये पूरा का पूरा एरिया जो है पश्चिमी घाट के घाट के नाम से जानते हैं। विशेषता यहाँ की है कि यहाँ वनस्पति और उभयचरों यानी कि जो उभयचर प्राणी होते हैं जो जल में और थल में दोनों रहते हैं, उन प्रजातियों की संख्या स्थानिकता दर बहुत ज्यादा है। यहाँ पर ऐसी चीजें मिलती है वो और कहीं पर नहीं मिलती। उदाहरण के रूप में जैसे नीलगिरी तहर,
लायन टेल्ड मकाक, यहाँ मानसून की भारी वर्षा होती है जिससे सदाबहार वन भी पाए जाते हैं, तमाम वनस्पति यहाँ पर मिलती हैं। भारत में यह दूसरा होता है हिमालय पर्वत। हिमालय पर्वत की बात की जाए तो विस्तार इसका इसमें भारत, नेपाल, भूटान और तिब्बती हिमालय जो होता है सारे हिमालय हैं और सभी में बेसिकली चीजें मिलती हैं। विशेषता यह दुनिया का सबसे ऊंचा तप्त स्थल है, क्योंकि यहाँ पर इतना ऊंचा और कोई दुनिया का पर्वत नहीं है। सबसे ऊंची चोटी इसकी कौन सी? माउंट एवरेस्ट, 8,850 मीटर। विशेषता यह है कि यह दुनिया का सबसे ऊंचा तप्त स्थल है। यहाँ कई औषधीय पौधे और अल्पाइन घास के मैदान भी पाए जाते हैं। इसी हिमालय पर्वत से ही हनुमान जी ने जड़ी बूटी लाई थी, आपने पता होगा, संजीवनी जो बूटी है इसी पर्वत से। तो ऐसी संजीवनी बूटी तभी अभी भी तमाम सारी मौजूद है। जो औषधियां होती हैं उनको आप मृत्यु व्यक्ति या तमाम घायल व्यक्ति को अगर वो औषधियों का ज्ञान हो आपको, तो उन औषधियों को आप अगर लगा ले तो आपका तमाम प्रकार का घाव सब खत्म हो जाता है और व्यक्ति एक प्रकार से, वही साधु मुनि जो होते थे वही औषधि वगैरह खा करके 2-2, 3-3 हजार साल जीते थे। ठीक है, तो सब चीजें हैं। उदाहरण के रूप में जैसे हिम तेंदुआ और कई स्थानिक पक्षी जो होते हैं प्रजातियां, वो केवल वही हिमालय में पाई जाती है और कहीं नहीं पाई जाती दुनिया में। इन तप्त स्थलों का संरक्षण वैश्विक और राष्ट्रीय प्राथमिकता होती है, क्योंकि यहाँ की जैव विविधता का नुकसान पूरे पारिस्थितिकी तंत्र को प्रभावित कर सकता है। इसलिए उन चीजों को, उन प्रजातियों को बचाना जो कि अपने जो है कगार, मतलब कि जो है खात्मे के कगार पर हैं, उनको बचाने के लिए ऐसे चीजों की खोज करी जाती है और वहां पर एक सिक्योरिटी व्यवस्थित की जाती है। दूसरा क्वेश्चन आप देखेंगे। दूसरा प्रश्न, आपदा जोखिम भेद्यता विभिन्न प्रकारों, खास करके भौतिक, सामाजिक, आर्थिक और को इन सभी को उदाहरण से समझाइए। आपदा जोखिम भेद्यता की अगर बात की जाए तो किसी समुदाय या प्रणाली की वह कमजोरी होती है ये जो उसे किसी खतरे से नकारात्मक रूप से प्रभावित होने के प्रति अति संवेदनशील बनाती है कि भाई खतरा बहुत ज्यादा है और यहाँ से बचने के लिए आपको बताया जाता है तमाम जानकारी। यह जोखिम को निर्धारित करने वाला एक महत्वपूर्ण कारक होता है आपदा जोखिम भेद्यता, जो आपको ये बताता है कि आपदा से कितना नुकसान हो सकता है और बार बार आपसे आपदा से बचने के लिए बताता है। भेद्यता को मुख्यतः 3 प्रकारों में वर्गीकृत किया जाता है। पहला है भौतिक भेद्यता, यानी कि फिजिकल वायलेनरेबिलिटी। देखिए अर्थ इसका यह है कि आप भौतिक पर्यावरण जैसे भवनों, बुनियादी ढांचे और स्थानों की कमजोरी को संदर्भित करता है कि कहां पर क्या कमजोर है, इसको बताता है। उदाहरण के रूप में भूकंप संभावित क्षेत्र में कच्चे या पुराने भवनों का होना ये बताता है कि भाई कच्चे और पुराने भवन है तो ये गिर सकते हैं, इनकी प्रबल संभावना है। तटीय क्षेत्रों में नीचे स्थित यानी कि लो लाइंग घर या बुनियादी ढांचा जो बाढ़ या चक्रवात के लिए अधिक संवेदनशील होते हैं। ये जो होता है भेद्यता जो होती है यही बताती है, आपदा प्रबंधन की जो भेद्यता है ये बताती है कि भाई ये चीज आप ना करें क्योंकि इससे खतरा हो सकता है। ठीक है। सामाजिक भेद्यता, सोशल, ये क्या होता है? देखिए यह व्यक्तियों, समूहों और समुदायों की विशेषताओं को संदर्भित करती है जो आपदा के प्रभाव का सामना करने या उनसे उबरने की उनकी क्षमता को सीमित करता है। उदाहरण के रूप में अगर समझे तो बुजुर्ग, बच्चे और विकलांग लोग जिन्हें निकासी में सहायता की आवश्यकता होती है, वो सब चीजें। इसके अलावा जाति, लिंग या आर्थिक स्थिति के आधार पर हाशिए मतलब खात्मे के कगार पर होने वाले, हाशिए पर रहने वाले समूह जिनकी आपदा प्रतिक्रिया सेवाओं तक पहुंच बहुत कम होती है, उनको भी जागरूक करना, उनको भी बताना। तो ये सब आपदा भेद्यता होती है। अगली है आर्थिक भेद्यता। यह व्यक्तियों, समुदायों और राष्ट्रों की वित्तीय स्थिति की कमजोरी को संदर्भित करती है। किसी देश की कमजोरी है, पैसा नहीं है वहां पर, वो चीजें जो उन्हें आपदा के नुकसान से निपटने में असमर्थ बनाती है, ताकि जो है वो मतलब कि बताती है कि भाई आप असमर्थ हो, आपदा आ जाएगी तो आप बच नहीं पाओगे। उदाहरण के रूप में निम्न आय वर्ग के लोग जिनके पास बीमा नहीं होता और वे अपनी संपत्ति के नुकसान की भरपाई भी नहीं कर पाते, तो उनके बारे में। ऐसे क्षेत्र जहाँ की अर्थव्यवस्था केवल एक ही फसल पर आधारित है, निर्भर करती है, सूखे की स्थिति में वे आर्थिक रूप से अत्यधिक भेद्य हो जाती, नष्ट हो जाती हैं। तो ऐसे में क्या होता है कि वो चीजें वो नहीं उबर पाते उन चीजों से। तो यही सब चीजें, आपदा भेद्यता यही सब चीजों को बताती है। इन भेद्यताओं को कम करने के उपाय ही प्रभावी आपदा प्रबंधन की नींव होती है। तो ये पहले भेद्यता दिखाया था कि भाई किससे किससे कहाँ कहाँ पर किसको किसको नुकसान है, फिर उसी नुकसान के हिसाब से हम आपदा का प्रबंधन करते हैं और आपदा प्रबंधन इसी आपदा भेद्यता के आधार पर ही किया जाता है। आगे बढ़ते अगला क्वेश्चन आ चुका, ग्रीन हाउस प्रभाव और ग्लोबल वार्मिंग में अंतर स्पष्ट करते हुए इसके कारणों की विवेचना कीजिए। ग्रीन हाउस प्रभाव का मतलब होता है वातावरण का गर्म होना, ठीक है, और ग्लोबल वार्मिंग का मतलब होता है ये भी वातावरण का गर्म होना होता है, लेकिन दोनों में काफी अंतर है।
ग्रीन हाउस प्रभाव और ग्लोबल वार्मिंग दोनों की अवधारणाएं आपस से जुड़ी हुई हैं, लेकिन इसके अर्थ और निहितार्थ जो है अलग अलग है, यानी अर्थ और इसका जो उद्देश्य दोनों का अलग अलग है। अंतर स्पष्टीकरण देखिए, इधर विशेषता लिखी हुई है, इधर ग्रीन हाउस का जो लिखा हुआ है और नीचे जो है ग्लोबल वार्मिंग का लिखा हुआ है। ठीक है, मैं तीनों को समझाने का प्रयास करता देखिए, प्रकृति अगर समझे तो ग्रीन हाउस गैस जो होता है बेटा, यह एक प्राकृतिक प्रक्रिया है जो पृथ्वी के औसत तापमान को बनाए रखती है। ग्रीन हाउस क्या करती है? पृथ्वी के औसत तापमान को बनाए रखती है। ठीक है, जबकि ग्लोबल वार्मिंग जो होती है, ग्लोबल वार्मिंग यह एक मानव जनित समस्या है जो इस प्रभाव के बढ़ने से उत्पन्न होती है, यानी कि इस प्रभाव यानी ग्लोबल ग्रीन हाउस प्रभाव के बढ़ने से उत्पन्न होती है ग्लोबल वार्मिंग। ठीक है, मानव जनित होती है ग्लोबल वार्मिंग, जबकि ग्रीन हाउस जो होती है वो प्राकृतिक होती है। अगला परिणाम क्या है? देखिए, पृथ्वी का तापमान ग्रीन हाउस गैसों में क्या होता है? पृथ्वी का तापमान लगभग जो होता है वो 15 डिग्री सेल्सियस पर बनाए रखता है, जो जीवन के लिए आवश्यक होता है। जबकि पृथ्वी की जो ग्लोबल वार्मिंग है वो क्या करता है? पृथ्वी के औसत तापमान में असमान वृद्धि होती है, जिससे जलवायु परिवर्तन हो जाता है। अवस्था की अगर बात की जाए तो ग्रीन हाउस गैसेस एक स्थिर और आवश्यक अवस्था होती है, जबकि ग्रीन हाउस प्रभाव, जबकि ग्लोबल वार्मिंग एक अस्थिर हानिकारक अवस्था होती है। ठीक है, ग्लोबल वार्मिंग के कारण, ये ग्लोबल वार्मिंग का मुख्य कारण ग्रीन हाउस गैसें ही होती हैं। ग्रीन हाउस गैसें जब वायुमंडल में बढ़ जाती हैं, उनकी सांद्रता बढ़ जाती है तो वातावरण गर्म हो जाता है। जिनका प्रमुख स्रोत है मानवीय गतिविधियां, जैसे जीवाश्म ईंधनों का जलना। ठीक है, सबसे इंपॉर्टेंट है जीवाश्म ईंधन जब जलते हैं तो उससे तमाम प्रकार की गैसें उत्पन्न होती हैं, खास करके मीथेन और कार्बन डाइऑक्साइड, उससे वातावरण गर्म होता है। ऊर्जा, परिवहन और उद्योग में कोयला, पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैसें जैसे जीवाश्म ईंधनों का व्यापक उपयोग सबसे अधिक कार्बन डाइऑक्साइड नाम की गैस को उत्सर्जित करता है, और सबसे महत्वपूर्ण कारण है यही कि वातावरण जो है गर्म होता जा रहा है दिन प्रतिदिन। ठीक है, वन उन्मूलन, वन उन्मूलन मतलब क्या होता है कि वनों की कटाई की जाती है, वन वन की कटाई खूब हो रही है, इसी को वन उन्मूलन कहते हैं। वन कार्बन सिंक के रूप में कार्य करते हैं, यानी कार्बन को अवशोषित कर लेते हैं वन और ऑक्सीजन को बाहर निकालते हैं, अर्थात वे CO2 को अवशोषित करते हैं और ऑक्सीजन को बाहर निकालते हैं। जब वनों को काटा या जलाया जाता है तो ना तो CO2 का अवशोषण रुक जाता है, बल्कि न केवल CO2 का अवशोषण रुक जाता है, क्योंकि वन अगर कटाई करेंगे तो CO2 वाला जो मतलब को अवशोषित कर रहा था वन, उसको वो तो खत्म ही हो जाएगा। साथ ही साथ में पेड़ों की संग्रहित कार्बन की जो वायुमंडल है, वायुमंडल में मुक्त हो जाता है, यानी कि जो पेड़ में जो कार्बन डाइऑक्साइड रुका हुआ है वो भी मुक्त हो जाता है और वहां से कार्बन डाइऑक्साइड निकल जाता है। पेड़ों की कटाई से भाई अब तो वो तो नहीं कार्बन डाइऑक्साइड को खींचेगा, लेकिन जो उसने अभी तक खींच करके रखा था वो भी मुक्त हो जाता है और वो भी वातावरण में वो कार्बन डाइऑक्साइड बढ़ जाता है। तो ऐसे में गर्मी ज्यादा बढ़ेगी, ग्लोबल वार्मिंग की समस्या बढ़ सकती है। तो पेड़ों की कटाई नहीं करनी चाहिए ऐसे में। कृषि गतिविधियां, मीथेन CH4, चावल के धान के मतलब वैसे धान के खेतों में खासकर पानी के नीचे मिट्टी और पशुओं के पाचन तंत्र से मीथेन उत्सर्जित होती है। ठीक है, नाइट्रस ऑक्साइड, नाइट्रोजन आधारित उस उर्वरकों के अत्यधिक उपयोग से उत्सर्जित होती है, जो CO2 की तुलना में सैकड़ों गुना अधिक प्रभावी होती है ग्रीन हाउस गैसेस की तुलना में। चूंकि कार्बन डाइऑक्साइड सबसे अधिक मात्रा में है इसलिए उसका नाम ज्यादा ले आता है, लेकिन बाकी गैसें छोटी छोटी है लेकिन बहुत ज्यादा घातक है, वातावरण को बहुत तेज गर्म करती हैं। ठीक है, तो वो सब भी चीजें। औद्योगिकरण लगातार आप देखने बढ़ ही रहा है। प्रशीतन और एयर कंडीशनिंग उपयोग होने वाली कृत्रिम ग्रीन हाउस गैसें, जैसे कि आप देखते हैं कि CHC, CFC यानी कि क्लोरोफ्लोरोकार्बन, HFC यानी कि ग्लोबल वार्मिंग, इन सभी के लिए भी ग्लोबल वार्मिंग के लिए जिम्मेदार है। और खास CFC जो होती है वो वातावरण में जो ओजोन लेयर है उसको भी नष्ट करती है, उसको भी जो है उसको पहुंचाती है, नुकसान पहुंचाती है। इस तरीके से आप लोगों ने तमाम सारे प्रश्नों को समझा, जाना और परखा। ठीक है, आगे बढ़ते अगला क्वेश्चन आप देखिएगा। चौथा क्वेश्चन आ चुका है भारत में, ये दीर्घ लघु उत्तरीय क्वेश्चन है। भारत में गंगा कार्य योजना, गंगा एक्शन प्लान, GAP के मुख्य उद्देश्यों और इसकी सफलताओं या विफलताओं का आलोचनात्मक मूल्यांकन कीजिए। बढ़िया क्वेश्चन है, परीक्षा में हमेशा आता है। उत्तर लिखेंगे गंगा कार्य योजना, इसको आप गैप कहते हैं, भारत सरकार के द्वारा 1985 में शुरू किया गया एक महत्वाकांक्षी कार्यक्रम था।
जिसका मुख्य उद्देश्य राष्ट्रीय नदी गंगा में प्रदूषण को कम करके उसकी जल की गुणवत्ता में सुधार करना था। गंगा नदी की लंबाई आपको बता दो 2525 किलोमीटर है और भारत की सबसे लंबी नदी कही जाती है। और भारत में गंगा नदी को सर्वोपरि माना जाए, क्योंकि गंगा चाहे यमुना चाहे गोदावरी सरस्वती नर्मदे सिंधु कावेरी जल असम ये सब नदियां जो है ये पूजा पाठ के लिए जिम्मेदार, मतलब कि ये सब नदियों को जो है देवी के स्वरूप में माना गया, तो इनका जो है साफ सफाई करना हमारा कर्तव्य भी है। मुख्य उद्देश्य, मेन ऑब्जेक्टिव, आप देखिए गंगा नदी में ही सरस्वती यमुना गंगा इन सभी का जब मिलन होता है, वहीं पर आप देखते संगम लगता है, प्रयागराज में कुंभ लगता है। प्रदूषण कम करना, एक गंगा नदी में सीधे जाने वाले सीवेज और औद्योगिक कचरे को नदी से हटाना और उसे उपचारित करना। यानी कि आप देखते हैं कानपुर में गंगा नदी आकर के बहुत मैली हो जाती है। कानपुर में उद्योग तमाम सारे हैं, उन उद्योगों का जितना भी मलबा होता सब जाकर गंगा नदी में फेंक दिया जाता था। अब क्या किया गया, अब गंगा नदी किनारे जितने भी उद्योग थे सब हटा दिए गए हैं वहां से, ताकि गंगा नदी में वो उद्योग न जाए। अब उन्नाव में सारे उद्योगों को स्थानांतरित कर दिया गया है। सीवेज का अवरोधन और शोधन, सीवेज को नदी में जाने से पहले रोकने के लिए इंटरसेप्शन, डायवर्जन और सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट, यानी जिसको आप एसटीपी कहते हैं, उसको स्थापित किया था, ताकि जो है सीवेज को ट्रीटमेंट किया जाए, उसको पहले से जिसकी गंदगी को निकाल करके फिर जो है चीजों को उसमें भेजा जाए। कचरे का पुनर्चक्रण किया जाए, नदी किनारे के शहरों में गैर सीवेज ठोस कचरे के निपटान के लिए व्यवस्था करी जाए, ताकि कचरा नदियों में न जा पाए। ठीक है। जन जागरूकता, नदी की सफाई और संरक्षण में महत्व के बारे में जनता को शिक्षित करना और उन्हें भागीदारी के लिए प्रेरित करना सबसे इंपॉर्टेंट होता है। इसीलिए हमारे पूर्वजों ने सनातन धर्म की अगर बात की तो वहां पे आप देखते हैं यही व्यवस्था की गई, ताकि जो है नदियों की सुरक्षा हो, पेड़ों की सुरक्षा हो। पेड़ को ऐसे पीपल का वृक्ष ऑक्सीजन देता है, इसलिए उसको उसमें बताएगा कि भाई इसमें जो है निवास कर तमाम सारे जो है भगवान निवास करते हैं। तुलसी का पौधा जब जरूरी है, नीम का पौधा जरूरी है, तमाम औषधियों देता है, इसलिए उन पौधों को भगवान मान लिया गया, उन पौधों में ईश्वर का वास मान लिया गया कि इनमें ईश्वर का वास होता है। ठीक है। तो इस तरीके से ऐसे ही हम नदियों को भी माता के रूप में स्वीकार कर लेते, ताकि जो है नदियों का हम सुरक्षा कर पाए। क्योंकि नदियां जो होती है वो हमको जल देती हैं, हमको चारा पानी देती हैं, हमारी मिट्टी को उपजाऊ बनाती हैं, हम उससे सिंचाई करते हैं, सब काम जल से होता है। तो ऐसे में जल को सुरक्षित रखना बहुत जरूरी, इसलिए उसको माता के रूप में, उसको देवी देवताओं के रूप में स्वीकार कर लिया गया। आलोचनात्मक मूल्यांकन किया जाए, इसका क्रिटिकल एवोल्यूशन, विशेषता, सफलताओं और विफलताएं सब देखते हैं क्या आता है इसका। गंगा एक्शन प्लान की अगर बात की है तो आधारभूत संरचना की बात की है तो कई सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट जो है एसटीपी स्थापित किए गए, जिससे नदी के पानी की गुणवत्ता में कुछ सुधार हुआ। ये सफलता हुई। इसकी विफलता ये हुई कि स्थापित एसटीपी जो थी अक्सर क्षमता से कम संचालित होते थे या बिजली की कमी की वजह से ये बंद रहते थे। इसी वजह से आप देखते हैं ये विफल हो चुका, मतलब इसकी विफलता हुई। दूसरी बात है प्रदूषण नियंत्रण के मामले में तो सफलता ये मिलेगी, कुछ औद्योगिक प्रदूषण जैसे चमड़ा उद्योग को नियंत्रित करने के प्रयास किए गए यहाँ पर, जैसे कानपुर जिले के इलाकों में। जबकि इसका जो विफलता ये हुई कि नदी के किनारे जनसंख्या वृद्धि के कारण से उत्पन्न होने वाला सीवेज यानी नॉन पॉइंट जो सोर्सेस हैं उसकी मात्रा एसटीपी की क्षमता से बहुत अधिक थी। तो ये इसका जो विफलता हो गया गंगा एक्शन प्लान का। तीसरा जो गंगा एक्शन प्लान का जो मूल्यांकन है वो ये है प्रशासनिक दृष्टि से देखे तो देखिए सफलता ये मिली कि इस योजना ने नदी प्रदूषण को राष्ट्रीय एजेंडा पर ला दिया। इसका असफलता ये हो कि निगरानी की कमी हुई, इसमें धन का उपयोग में पारदर्शिता का अभाव था, कितना धन खर्चा है, कितना धन मिला है गंगा एक्शन प्लान में, वो सब नहीं पता चला। और केंद्र राज्य समन्वय में देरी हो गई, क्योंकि केंद्र और राज्य समन्वय जो था वो सही तरीके से नहीं हो पाया, क्योंकि केंद्र में अलग सरकार और राज्य में अलग सरकार, तो ऐसे में दिक्कत का सामना करना पड़ा। ये भी इसका थोड़ा सा निगेटिव पॉइंट है। अगला जो है आपका दीर्घकालीन प्रभाव की अगर बात की जाए तो गंगा एक्शन प्लान की सफलता ये है दीर्घकालीन प्रभाव में कि इस योजना के अनुभव ने बाद में नमामि गंगे जैसे कार्यक्रमों के लिए एक आधार तैयार किया, जो कि मोदी जी ने शुरू किया। ठीक है। विफलता यह हुई कि यह योजना गंगा को पूरी तरह से स्वच्छ करने के अपने प्राथमिक लक्ष्य को प्राप्त करने में विफल रही। ठीक है, गंगा एक्शन प्लान। और बाद में नमामि गंगे योजना के द्वारा जो है इस प्लान को जो है कहीं ना कहीं पे आगे बढ़ाया गया और जबरदस्त तरीके से गंगा की सफाई की गई। तमाम प्रकार के घाट का निर्माण हुआ, चाहे अयोध्या में सरयू के पास घाटों का निर्माण हुआ है, बनारस में आप देखते हैं तमाम घाटों का निर्माण हुआ, आरती होने लगी, एक जबरदस्त तरीके से उसको भी बढ़ावा मिला है टूरिज्म को। निष्कर्षता हम कह सकते हैं जीएपीएन गैप अपनी अवधारणा में सही था, लेकिन कमजोर कार्यान्वयन, अपर्याप्त धन और प्रशासनिक कमियों की वजह से यह वांछित परिणाम जो चाह रहा था गंगा एक्शन प्लान वो मतलब कि प्रभाव इसका ना पड़ सका।
वो प्राप्त नहीं कर सका परिणाम। इसने सिखाया कि नदी सफाई जैसे विशाल कार्य के लिए एक समग्र और सतत दृष्टिकोण, ठीक है, होलिस्टिक एंड सस्टेनेबल अप्रोच की जरूरत होती है, और वो जरूरत आज भी मौजूद रहती है। अब बेटा अगर आपको और भी पढ़ना है तो यहाँ पर चूंकि लंबी क्लास हो जाएगी, यहाँ पर और अभी इससे 4 क्वेश्चन हो गए, 4 क्वेश्चन अभी लघु उत्तरीय के और 5 क्वेश्चन दीर्घ उत्तरीय के। ये बचे हुए, इसको मैं नेक्स्ट वीडियो में चर्चा कर दूंगा, ये बात आप ध्यान रखेंगे। बहुत सारा नोट्स, पीडीएफ नोट्स आपके पास अवेलेबल है, ये सब आपको वीडियो में मिल जाएगा, व्हाट्सएप ग्रुप में आपको सब कुछ मिल जाएगा। आपको कैसे जुड़ना है, सारा पीडीएफ पहले से आपको ग्रुप में मिल गया होगा, और ये सब आपको मिलता रहेगा। सभी सब्जेक्ट का ये यहाँ पर नोट्स तैयार कर लिया गया है, ये सब आपको मिल जाएगा, ठीक है। ये दीर्घ उत्तरीय क्वेश्चंस भी है, इसमें अतिलघु उत्तरीय क्वेश्चन मैंने चर्चा किया, और दीर्घ उत्तरीय क्वेश्चन सभी में चर्चा करूंगा। इसका पीडीएफ आपको मिल जाएगा, तो पीडीएफ प्राप्त करने के लिए आप एसएमएस कर सकते हैं। पीडीएफ कैसे लेना बेटा, पीडीएफ लेने के लिए आप एसएमएस कीजिएगा 9161936062, इस नंबर पर आप व्हाट्सएप पर एसएमएस कर दीजिएगा। मात्र 100 रुपए फीस में आपके लिए पूरी व्यवस्था कर दी गई पीडीएफ नोट्स की। इस नंबर पर अपना नाम, अपनी यूनिवर्सिटी का नाम, अपने सब्जेक्ट के नेम और आपके सेमेस्टर में अपने सेमेस्टर का नाम लेकर के भेज दीजिएगा। थर्ड सेमेस्टर की पूरी फीस जो है केवल 100 रुपए है, ठीक है। जिन बच्चों को जुड़ना तुरंत एसएमएस करें इस नंबर पर व्हाट्सएप पर, अपना नाम, अपनी यूनिवर्सिटी का नाम, अपने सब्जेक्ट के नेम। जैसे इतना एसएमएस करेंगे व्हाट्सएप पर आपके पास एक क्यूआर कोड स्कैनर भेजा जाएगा, उसी पर आपको 100 रुपए फीस जमा कर देनी है। ये फीस आप खुद भी जमा कर सकते हैं, किसी दूसरे से भी आप फीस जमा करवा सकते हैं, बात भी ध्यान रखेंगे, ठीक है। आप अपने भाई से, पिताजी से, किसी से आपके घर में कोई चलाता है, आपका बाहर को चलाता, दोस्त, हित मित्र, किसी से भी आप फीस जमा करवा सकते हैं, बात ध्यान रखेंगे। जैसे फीस जमा करेंगे आपको लाइव क्लास वाले ग्रुप से जोड़ा जाएगा, वीडियो लेक्चर्स वहां पर मिलेंगे, जितने भी क्लास हो चुके हैं सब मिल जाएंगे, उन सभी की पीडीएफ नोट्स मिल जाएगी, यूनिट वाइज पीडीएफ नोट्स तमाम सारी मिल जाएगी, और प्रैक्टिस सेट तमाम सारी मिल जाएगी जो परीक्षा के दृष्टि से इंपॉर्टेंट है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर की प्रैक्टिस सेट, मॉडल पेपर, रिवीजन क्लास, मैराथन क्लास, सभी की पीडीएफ नोट्स। इसके साथ साथ अगर परीक्षा आपकी ऑब्जेक्टिव हो रही है उसका भी मिल जाएगा, केवल एक सब्जेक्ट का नहीं कि केवल जियोग्राफी का मिलेगा, जियोग्राफी का तो मिलेगा ही, इसके अलावा जियोग्राफी के साथ साथ जो भी आपका सब्जेक्ट होगा, जियोग्राफी, पॉलिटी, हिंदी, हिस्ट्री, संस्कृत, शिक्षा शास्त्र, समाज शास्त्र, ठीक है, एजुकेशन, मनोविज्ञान, अर्थशास्त्र, जो भी सब्जेक्ट होगा आपका, होम साइंस, एंशिएंट हिस्ट्री, सभी सब्जेक्ट का आपको मिल जाएगा इसी 100 रुपए फीस में। 100 रुपए फीस में आपके चारों पांचों सब्जेक्ट की तैयारी हो जाएगी। और जो बच्चे चाहते हैं गुरुजी हमको थर्ड सेमेस्टर आप ही से पढ़ना है, और हम चाहते हैं गुरुजी हम फोर्थ सेमेस्टर भी आप ही से पढ़े, थर्ड और फोर्थ सेमेस्टर का क्या गुरुजी हमारे लिए कुछ छूट है? बिल्कुल छूट है बेटा। अगर थर्ड और फोर्थ का एक साथ जो बच्चा ज्वाइन करता है उसके लिए मात्र और मात्र फीस 150 रुपए रखी जाएगी, क्योंकि वैसे अगर खरीदेगा बच्चा अगर आप फोर्थ सेमेस्टर में जोड़ते हैं तो भी 100 रुपए लगेगा, थर्ड का भी 100 रुपए, यानी एक सेमेस्टर की फीस 100 रुपए है। अब फोर्थ सेमेस्टर में अभी जुड़ जाएंगे तो फायदा ये होगा कि आप 6 महीने तक उसमें क्लास पाएंगे, ठीक है। जैसे थर्ड सेमेस्टर का पेपर खत्म होगा, फोर्थ सेमेस्टर क्लास शुरू होगी, तो शुरुआत से आप उसमें क्लास पाएंगे सभी सब्जेक्ट की। और अभी जुड़ेंगे तो 50 रुपए आपका कम लगेगा, यानी कि 150 रुपए में आपका थर्ड सेमेस्टर वाली पूरी तैयारी और फोर्थ सेमेस्टर की पूरी तैयारी आपको मिलेगी। अब फोर्थ सेमेस्टर में वहां पर आप शुरू से पा जाएंगे, बाद में आपको कोई दिक्कत नहीं होगी, आप ग्रुप से जुड़े रहेंगे, जब मन होगा पढ़िएगा, ठीक है। तो एक आपके लिए एक बेनिफिट्स होगा यहाँ पर। 150 रुपए फीस में आपके लिए पूरी व्यवस्था थर्ड और फोर्थ दोनों का मिल जाएगा, मात्र 150 रुपए फीस में। अगर आप सीरीज खरीदते हैं, किताब खरीदते हैं, तो उसमें आपको बहुत ज्यादा पढ़ना पड़ता है, क्वेश्चंस आए कि ना आए। लेकिन हमारे यहाँ पर क्या होता है, क्वेश्चंस जो है मॉडल पेपर के हिसाब से जो मैं बनाता हूँ वो पिछले 3-4 सालों के क्वेश्चन पेपर देख करके तैयार किया जाता है। ये सारे क्वेश्चन परीक्षा की दृष्टि से इंपॉर्टेंट है, सब पीडीएफ आपको मिल जाएगा। और सभी यूनिवर्सिटी के लिए है, जैसे राम मनोहर लोहिया, अवध विश्वविद्यालय के कॉलेज जितने भी हैं, वीर बहादुर सिंह पूर्वांचल विश्वविद्यालय, महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ, डीडीयू यूनिवर्सिटी का इकोनॉमिक ज्योग्राफी, उसका मैं अलग से नोट दूंगा, ठीक है, पीडीएफ नोट्स दूंगा। और सिद्धार्थ यूनिवर्सिटी, मां पाटेश्वरी बलरामपुर विश्वविद्यालय, चौधरी से सिमेर विश्वविद्यालय, छत्रपति शिवाजी महाराज कानपुर विश्वविद्यालय, एमजी पारी बरेली रोहिलखंड विश्वविद्यालय, मासा कुमारी सानपुर विश्वविद्यालय, राजा महेंद्र प्रताप सिंह स्टेट यूनिवर्सिटी, ठीक है। इसके अलावा आपका जो है महाराजा सुहेलदेव आजमगढ़ विश्वविद्यालय, और आपका जननायक चंद्रशेखर बलिया विश्वविद्यालय, लखनऊ विश्वविद्यालय, प्रोफेसर रज्जू भाई स्टेट यूनिवर्सिटी, बुंदेलखंड यूनिवर्सिटी झांसी, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर आगरा विश्वविद्यालय, ऐसे तमाम प्रकार के और विश्वविद्यालय जिनका नाम मैं नहीं ले पा रहा हूँ, उन सभी में लेक्चर आप ये सब आपको चीजों को देखने को मिलेगी। तो इन्वायरमेंटल स्टडीज, डिजास्टर मैनेजमेंट एंड क्लाइमेट चेंज, इन सभी के बारे में मैंने आज की वीडियो के माध्यम से चर्चा कर दी। मात्र और मात्र 100 रुपए में एक सेमेस्टर का फीस है, और दोनों सेमेस्टर का जो बच्चा एक साथ देता है वो 150 रुपए पाएगा। मेरे हिसाब से सबसे बेस्ट आपका यही कि इसमें 50 रुपए की छूट भी है, और अगले आपका जो फोर्थ सेमेस्टर क्लास होगी वो शुरू से आप पाएंगे। सबसे इंपॉर्टेंट बात तो ये है, तो इसी अभी के लिए है, आप ये लिमिटेड ऑफर है, अभी अगर जुड़ेंगे तो भी मिलेगा, बाद में फिर जुड़ेंगे तो 100 रुपए ही लगेगा। तो एक बात ध्यान रखेंगे, शुक्ला 8 पॉइंट सबसे बेस्ट चैनल है। पिछले 7 या 8 सालों से मैं आपको शिक्षा के क्षेत्र में अध्यापन करवा रहा हूँ, 2017 से आपका चैनल कार्यरत है और मैं पढ़ाई करवा रहा हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल पर नए तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा। हमारा एक चैनल और, 2 चैनल और है, एक चैनल का नाम है को करिकुलर मास्टर,
को करिकुलर मास्टर चैनल, जिस पर आपकी को करिकुलर परीक्षाओं की तैयारी होती है, जैसे कि फिजिकल एजुकेशन एंड योगा, ह्यूमन वैल्यूज, एनवायरमेंटल स्टडीज, फर्स्ट एड एंड हेल्थ, फूड न्यूट्रिशन हाइजाइन, एनालिटिक एबिलिटी, डिजिटल अवेयरनेस, कम्युनिकेशन स्किल, पर्सनालिटी डेवलपमेंट, इन सभी की तैयारी आपको को करिकुलर मास्टर नाम का चैनल है उस पर मिल जाएगी। और दूसरा चैनल एक और है बीए क्रैकर, उनको भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। इंस्टाग्राम पर शुक्ला एडी पॉइंट को फॉलो कर लीजिएगा। ये सब चीजें आपके लिए फायदेमंद होगी। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का। प्लीज वीडियो को लाइक करें और शुक्ला स्टडी पॉइंट चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। बहुत बहुत धन्यवाद।